क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वापस आपका बहुत ज्यादा स्वागत है एनीमे पॉप इंडिया पे। और जो रिस्पॉन्स आप जेन्युइनली दिखा रहे हो क्या मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं जाके मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं देने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स और बहुत ही बेहतरीन एडिट्स। और मैं चाहता हूं कि वो सारी वीडियोस आप जरूर देखो। तो कुल मिला के पिछली वाली वीडियोस को मैंने एंड किया था इस पॉइंट पे कि हमारा जेम्स ली उसे बताने वाला था कि उसकी सीक्रेट बॉडी का राज क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो और एक कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आप वहां से आए हो, ठीक है। और इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन शिट। गाइस आई एम टेलिंग यू दिस इज द बिगेस्ट शिट दैट आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर बहुत ही भयंकर मजा आने वाला है, बहुत ही भयंकर इमोशंस देखने वाले हैं और बहुत ही भयंकर ओजी डैनियल को हम देखने वाले हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि आप एक पल को भी मिस नहीं करना चाहते हो। इंट्रो हुआ बहुत, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सीन वहीं से स्टार्ट होता है। हमारे डैनियल ने अपने जेम्स ली से पूछा था कि हमारी सीक्रेट बिहाइंड द टू बॉडीज का राज क्या है। जेम्स ली थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है चल ठीक है, अब मैं तुझे बता ही देता हूँ कि क्या है, ये ले। और वो बंदा इसको एक फोटो देता है जिसको देख के डैनियल पार्क शॉक्ड है। वो कहता है कि ये क्या है, ये तो यूना सुपरमार्केट है ना, ये वही फोटो है ना जो फोटो गन पार्क ने मेरे से वापस ले ली थी। तेरे पास कहां से है ये फोटो, जिसपे अपना जेम्स ली बोलता है ये एक कॉपी है। चार्ल्स स्टोरी के पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है और मैंने ये कॉपी गलती से कहीं से ले ली थी, एक चांस मिला था तभी ले ली थी। डैनियल क्या तुझे पता है इस फोटो के अंदर वो जो आदमी है वो कौन है? ये चार्ल्स स्टोरी है और वो अपनी फैमिली के साथ है और हमें पहली बार ये वाली फोटो बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जेम्स बताता है ये फोटो तब की है जब चार्ल्स स्टोरी की फैमिली बहुत अमीरी से गरीबी में शिफ्ट हो गई थी और वो बंदा अपनी पॉवर्टी वाली लाइफ जिया करता था। और जो बेबी इसके हाथ में है वो और कोई नहीं है, वो क्रिस्टल चोई है जिसको तुम पहले से जानते हो। और जो अबैंडन स्कूल था जिसमें तुम पहले जा चुके हो, जिसमें तुमने फाइट करी थी गनपार्क के साथ, मतलब ये जेम्स ली ने नहीं बोला, ये मैं याद दिलाता है एज अ रेफरेंस। वो चार्ल्स स्टोरी के लिए बहुत स्पेशल जगह है, वो उसकी बहुत सारी मेमोरीज और वीकनेस को कैद करके बैठी है जगह। इसीलिए उस दिन चार्ल्स स्टोरी बहुत गुस्सा हो गया था तुझसे, अगर तुझे याद हो तो। लेकिन डैनियल तुझे नहीं लगता ये पूरी की पूरी चीज बहुत स्ट्रेंज है? तो उस दिन गया था सीक्रेट बिहाइंड टू बॉडीज के बारे में जानने उस स्कूल के अंदर, लेकिन वहां पे पता नहीं कैसे चार्ल्स स्टोरी आ गया। तुझे ऐसा नहीं लगता कि चार्ल्स स्टोरी को भी टू बॉडीज के ट्रुथ के बारे में पता है? भाई चार्ल्स स्टोरी को पता है या नहीं पता उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। डैनियल पहले तो इससे पूछ कि इसे कैसे पता है इसके बारे में। और यहाँ पे जेम्स ली डैनियल को बोलता है कि भाई मैं भी तेरी तरह हूँ, मैं भी बिल्कुल नल बिल्टा सन्नाटा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता दो बॉडीज के बारे में, मुझे खुद पता करना है चार्ल्स स्टोरी को दो बॉडीज का राज के बारे में कैसे पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये पता चला तो मैं उसको हरा सकता हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तेरे को इतनी जल्दी अपना ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, लेकिन शायद जितनी इन्फॉर्मेशन तेरे पास है तो अभी मेरे प्लान के हिसाब से सारी चीजें सही चल रही है। मैंने तेरे को बोला था कि तू यूनाइट करियो 4 मेजर क्रूज को, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि तू इस चीज की कैपेबल है भी या नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वर्कर्स ने इस चीज को यूनाइट कर दिया है, लेकिन तूने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है मेरे लिए। डैनियल इस बार मैं तेरे से एक फेवर मांगने आया हूँ, क्या हम दोनों साथ में दो बॉडीज के सीक्रेट को जानने के लिए काम कर सकते हैं? जिस पर डैनियल उसे बोलता है लेकिन तू तो वर्कर्स के साइड है ना जेम्स ली, जिस पे वो बताता है वर्कर्स और मैं अपना अपना काम निकलवा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से काम निकलवा रहे हैं भाई और कुछ भी नहीं। तो डैनियल उससे पूछता है अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिसपे ये कहता है हाँ प्लान है, तुझे इस आदमी के बारे में पता करना है। ये एक मेंबर है प्री जनरेशन का, इसका नाम है जिन योंग पाक। और इसे देख के हमारे डैनियल की फट जाती है। जेम्स बताता है कि इसको शायद दो बॉडीज के ट्रुथ के बारे में पता हो सकता है और जैसे हमें पता चलेगा हम चार्ल्स स्टोरी को खत्म कर सकते हैं। तो डैनियल मैं ये सारी चीजें तेरे पे छोड़ के जा रहा हूँ, और ये कह के जा रहा होता है। इतने में डैनियल कहता है क्या मैं उसे बता दूं? और इतने में वो कुछ कहता है बट हम देखते हैं जेम्स कहता है क्या हुआ? तो डैनियल बोलता है कुछ नहीं, शायद अभी मुझे तेरे पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही कुछ नहीं जा कुछ नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं जेक किम। यहाँ पर जेक किम मस्त बैठा होता है, आई मीन रेस्ट कर रहा होता है, रिपेयर हो रहा है, क्या रिपेयर क्या होता है, रिकवर हो रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लाइनमैन इसकी बहुत अच्छी खातिरदारी कर रहा होता है। फिर ये खड़ा होता है, फिर लाइनमैन उसे सारी बात बताता है कि जेरी अभी भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही थी, तो अभी यहाँ पर लाइनमैन उसकी रक्षा कर रहा होता है। और बाकी बात रही ये जगह किसी आदमी ने हमें यहाँ पे सहारा दिया है, बाकी सारे के सारे बिग डील्स के मेंबर बहुत ही ज्यादा मुसीबत में क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी है। तो जेक कहता है तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ तो मतलब होगा कुछ तो रास्ता। लेकिन ये लोग कहते हैं वर्कर्स ने पूरा का पूरा प्लान जो था बिग डील को एलिमिनेट करने का वो सच में सक्सेसफुल हो चुका है। फिर हम सीन देखते हैं वर्कर्स का। यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि अरे वाह मैंने सच में यूनाइट कर दिया 4 मेजर क्रूज को, है ना मस्त यार, हॉस्टल हमारा अलाय बन चुका है। और ये मैटर ऑफ टाइम की बात है जब बिग डील को अपने पुलिस वाले लोग पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, सारे लोग, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे रास्ते में कोई और नहीं खड़ा है, अब हम चार्ल्स स्टोरी को खत्म करेंगे, समझ आ गया? यूजिन कहता है अब हमारा प्लान बहुत अच्छे से स्टार्ट होने वाला है, हम चार्ल्स स्टोरी को एलिमिनेट कर देंगे, समझ आ चुका है? रियूई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? रियूई कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस
थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो रहा है, वो बंदा साथ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। इतने में यूजिन कहता है उसके बारे में भूल जाओ, उसने अपना चांस खो दिया है। वो बंदा एक एनिमल था और कुछ नहीं, वो भी एक ट्रेटोरियस एनिमल। मतलब इस बंदे ने धोखा दे दिया था यूजिन को, और ये और कोई नहीं होता, सैमुअल होता है। हमारा सैमुअल इस हालत में मेरे से देखा नहीं जा रहा। मुझे सैमुअल वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लगता है लुकिज्म का। ये बंदा ऐसे पड़ा जैसे कि इसके साथ पीडीएसएम हो रहा है, और फिर ये याद कर रहा होता है कैसे मैनेजर किम और इसकी पूरी टीम यूजिन को फोन करके कह रही होती है कि हाँ हम ढूंढ लेंगे, उसे ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर अपना सैमुअल से उनके पीछे छुपा होता है। इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है क्या आप ठीक हो? तो सैमुअल बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और जा ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि तुझे पता है हम लोग कभी भी फेल नहीं हुए, हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले। और ये बंदी एक इंजेक्शन ठोक देती है और ये कहती है कि मेरा नाम सैरा शिन है, मैं सेक्शन शीफ हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की। कुल मिला के सैमुअल सीओ को इस बंदी ने पकड़ लिया है और ये बंदा यहाँ पे फंस चुका है। ये देखता है, पूरी तरह चिल्लाता है और कहता है कहाँ हूं मैं? इतने में जिनयोंग पाक उसके मुंह में लिटरली पता नहीं क्या फूंक देता है और कहता है चुप हो जा, क्या पागल है क्या, क्यों चिल्ला रहा हो? और भाई क्या गंदा सीन था। और जिनयोंग कह रहा होता है बेटे तुझे पता है मुझे ना ये ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, तुझे पता है तुझे यहाँ पे चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एसिड तेरे पे गिरा ना तो दिक्कत हो जाएगी। और हम देखते हैं ये बंदा लिटरली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या कप के अंदर उस एसिड को डाल रहा होता है और कहता है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम जिनयोंग पाक है, मैं मेडिकल प्रोडिजी हूँ, द 10 प्रोडिजीज में से। तेरे साथ फन थोड़ी देर बात करेंगे, अभी तेरा दोस्त भी। और यहाँ पे हम देखते हैं जोहान सेयोंग, सैमुअल सेयोंग और डैनियल पाक सबको इस बंदे ने किडनैप कर रखा है और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और जिनयोंग कहता है तुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं लाते ही किसी को नहीं मार देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो तुम्हारा स्वागत है फर्स्ट एफिलिएट के अंदर। ओ भाई साहब, तो भाई साहब कुल मिला के सैमुअल सेयोंग, जोहान सेयोंग जो बेचारा फंसना भी नहीं चाहिए था, और अपना डैनियल तो फंसा ही पड़ा है, तीनों के तीनों किसके चंगुल में है? जिनयोंग पाक के। ओ शिट। और इस ब्रूटैलिटी से मुझे याद आया कि मैंने रिसेंटली एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था रस्ट मानवा का, जो काफी अच्छा था, एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा को जाके एक बार चेक करना है, अगर वो आपको इंटरेस्ट दिला रहा है तो प्लीज एक बार देखो और कमेंट करके बताओ कि सच में इंटरेस्टिंग है या नहीं वो चैप्टर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना होंग, मतलब स्टीव होंग कह रहा होता है बेटे तूने कहाँ से करवाया ये? तो डैनियल कहता है मैंने क्या करवाया? जिसपे बोलता है ये प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से करवाया? जिसपे कहता है भैया मैंने कुछ नहीं करवाया। जिसपे स्टीव होंग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। तो डैनियल कहता है ये कुछ नहीं, मैंने ट्रेनिंग करी थी। जिसपे कहता है तो होंग कहता है मुझे भी मिल सकती है क्या ऐसी ट्रेनिंग? डैनियल कहता है चलो ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ। इतने में कहता है ना नहीं चाहिए। और ये दोनों वापस एक दूसरे को घूरते हैं ये बढ़िया सीन है। फिर स्टीव होंग कहता है तेरी आंखें बहुत अलग दिख रही है, तू बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि वर्कर्स ने यूनाइट कर दिया है 4 मेजर क्रूज को, तो तू अब क्या करने वाला है डैनियल? जिसपे ये कहता है कि मैं अब और कुछ नहीं, अपना खुद का क्रू बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर डैनियल इन सबको थैंक यू कह रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू सो मच कि तुम लोग अग्री कर चुके हो मेरे साथ क्रू बनवाने के लिए। यहाँ पर वास्को आ चुका है, जैक ली आ चुका है और ये कहता है कि अब हम लोगों को कोलैप्स करना है वर्कर्स को। और मैं तुम सबके सामने एक और बंदे को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये कोई और नहीं है, ये है जी होंग, जो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है इन सारे कपड़ों में। तो लोग कहते हैं जी होंग को भी ज्वाइन करना है हमारे क्रू को, ऐसा क्यों है यार? जी होंग ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमें पता चलता है जी होंग कुछ कहता है जिसको सिर्फ डैनियल समझ सकता है और डैनियल समझ रहा होता है। डैनियल कहता है जी होंग मेरी बात समझ, ये चीजें बहुत डेंजरस हो सकती हैं, अभी भी तुझे जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। इतने में अपना जी होंग याद करता है कि उसका जो परफेक्ट बॉडी वाला डैनियल है, मतलब सेकंड बॉडी वाला डैनियल, वो अभी तक मिला नहीं और उसको उससे ढूंढना है। तो वो कहता है मैं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और डैनियल फिर कहता है यहाँ पर एक और बंदा है जो आना चाहता है हमारे क्रू के अंदर जी के अलावा, और वो और कोई नहीं है, इससे आप सब लोग मिल चुके, आप सब लोग जानते हो। और यहाँ पर ये दोनों शो गए और वो कहते हैं ये बंदा आना चाहता है, क्या चक्कर है, क्या तू सच में सीरियस है, क्या ये सच में हमारे क्रू का पार्ट बनना चाहता है? अरे कौन है भाई, हमें भी दिखा दो। ये दोनों लोग शो के और ये दोनों कहते हैं ये बनेगा, ये तो वही बास्टर्ड है ना इंसान वाला। और यहाँ पे और कोई नहीं, खुद से नहन आ चुका है। फिर हम देखते हैं वास्को कहता है ये एक गंदा आदमी है, मैं हर किसी के साथ ठीक हूँ लेकिन मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए अपने ग्रुप के अंदर, मुझे ये नहीं चाहिए। जिसमें जैक भी कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली वास्को को तो गुस्सा आएगा, उसकी पूरी टीम के साथ जो उसने किया था वो बहुत गलत था। इतने में जैक कहता है भाई तू ओए कहीं जैकी के चक्कर में तो नहीं आया, तू मेरे से अवेंज लेने में नहीं आया? इतने में डैनियल कहता है रुक जाओ शांत हो रहो। और डैनियल कहता है कि मुझे पता है कि हुडसन को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और मुझे पता है कि तुम लोग कितना रिसेंट करते हो उसे, मुझे पता है कि उसके दोस्तों ने आके हम पे अटैक किया था, लेकिन ये सारी चीज उनके साथ वापस हो चुकी है, वो लोग बुरी तरह पिट चुके हैं। बाकी इसके अलावा मुझे इन चीजों से मतलब भी नहीं है, अभी हमें अलग चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, हमारा बिजनेस कुछ और है, जो वर्कर्स है वो हमारी प्रायोरिटी है। अब डैनियल इन्हें समझाता है कि हम तीनों को पता है कि हम तीनों मिलके वर्कर्स को नहीं खत्म कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और इवन हॉस्टल
स्टिल भी उनके साइड है और हमें नहीं पता कि फर्स्ट एफिलिएट कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है। हमें इतनी ज्यादा पावर चाहिए ताकि हम वर्कर्स के अगेंस्ट लड़ तो पाए। तुम लोगों को सारे रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा जो भी तुम में इनसिक्योरिटी वगैरह सब खोनी पड़ेगी। इतने में जैक कहता है लेकिन मेरी बात सुन, हमारा ऑब्जेक्टिव। इतने में हुडसन कहता है मैं तुम्हें एक चीज कह देता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ। हाँ ये सच है कि हमने तुम पे अटैक किया था लेकिन हमें मिल चुका है उसका प्राइस भाई। मैं यहाँ पे रिवेंज लेने आया हूँ एली चैंग से। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेके तो मैं बता देता हूँ, मैं वापस एनसेन जा सकता हूँ और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है तुम्हारे लिए तो कोई नहीं, हम अभी के अभी यहाँ पर फाइनल एंड फाइनल कर सकते हैं। हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, बताओ। इतने में जे कुछ कहता है, डैनियल समझ आता है। वो कहता है क्या कह रहा है जे, तो सच में कहता है कि हमारा क्रू ठीक नहीं होगा? अरे सही होगा, टेंशन मत लो। मुझे पता है कि मैं इस क्रू को बहुत अच्छे से नहीं संभाल सकता हूँ लेकिन मुझे पता है ये चीजें सही होने वाली हैं क्योंकि वास्को और जैक हम सब ने देखा है कि वर्कर्स बहुत अलग लेवल पे है तो हमें अपने आप को काम रखना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर एनिमी का एनिमी हमेशा दोस्त होता है, जैसे कि माइनस और माइनस प्लस होता है, वही वाला सीन है। तो इन लोगों को साथ होना ही पड़ेगा और इसी के साथ ये लोग कहते हैं अब से हम अपना क्रू बनाएंगे और उसका नाम ये लोग रखेंगे अलाइड अलाइड अलाइड। याद रखना ये वाली बात, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था लुकिज्म के लिए क्योंकि यहाँ पे एक नया क्रू बना है इन 6-4-5 जो भी लोग हैं इन लोगों का, जिसमें हुडसन है, जैक है, जे है, वास्को है और अपना हेड है, कैप्टन है डैनियल पार्क, वो भी रियल बॉडी वाला, मतलब छोटी बॉडी वाला, मतलब ओरिजिनल बॉडी वाला। और गाइस मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार मुझे इन सब चीजों का मतलब बताओ। ओजी डैनियल, एसबी डैनियल, मतलब ये जो भी ओजी डैनियल, बीजी डैनियल, जो भी डैनियल नाम रख रखे हैं ना, वो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को पता हो क्योंकि मेरे को इतना ध्यान नहीं है भाई। और अगले सीन में हम देखते हैं वापस आ जाता है जिन योंग पार्क और यहाँ पर सैमुअल बुरी तरह चिल्ला रहा होता है तो ये बंदा उसके मुंह से वो जो भी था कप ग्लास वो निकालता है और कहता है क्या दिक्कत है बे भोंगू। इसमें सैमुअल कहता है जो जिनियों पार्क जो भी तूने डील करे ना यूजिन से उससे अच्छी डील कर सकता हूँ। इतने में जिनियोंग उसकी आंख में हाथ घोप देता है और कहता है बेटे मैंने उसके साथ कोई डील नहीं करी, तुझे पता है पहली बार मैं एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और यही इंजेक्शन ठोक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर गो किम पूरी तरह चिल्ला रहा होता है कि आप ब्लड डोनेट करना है, कितनी गलत बात है। और यहाँ पर जो उसके सामने होता है वो कह रहा होता है पागल चिल्ला मत, पागल है क्या तू। और यहाँ पर ये बंदा उसके ऊपर बहुत प्रीटी सी प्यारी सी एक बैंडेज भी लगा देता है और वो कहता है इट्स ओके जोंगो, कुछ बड़ी बात नहीं है, वैसे भी बहुत टाइम पहले आया था तू, इट्स ओके। इतने में गो कहता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है, तुम्हें पता है कुछ गलत हुआ है। तो वो पूछता है क्या गलत हुआ है। इतने में जोंगो बताता है किसी ने मेरे दोस्त के साथ छेड़खानी करी है, मुझे वो मिल नहीं रहा कहाँ पे है। तो वो साइड से वो जो बंदा था वो पूछता है तो डियर अब क्या करने वाले हो तुम। और हम देखते हैं साइड में एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है और जोंगो कहता है मैं सोच रहा हूँ कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं क्या उसको मारूं या सबको मारूं, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं किसको मारूं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शोलोंग मस्त है ना अपना बिजनेस क्लास वाली एरोप्लेन वाली टिकट बुक करा के जा रहा होता है और ये सोचता है कि कैसे इसने जे किम को मारने की सोची थी और ये पूरी की पूरी बात बता देता है कि कैसे मैंने कन्फेस कर दी अपनी सारी फीलिंग्स वीवी के लिए लेकिन मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और थैंक यू सो मच जे किम, तूने मेरे दिल में इतनी अच्छी बात को बाहर निकलवा दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज ये खत्म होने वाला है। इतने में जे किम क्या करता है उसको बचाने के लिए उसको ऊपर कर देता है और वो कहता है पागल है क्या लड़के तू, अगर तू सच में ये सब चीजें करने वाला था तो मुझे लगता है तुझे भागना नहीं चाहिए, हम लोग एनिमीज नहीं है पागल। तुझे पता है तू अपनी औरत को मतलब अपनी विमेन को बहुत बुरी तरह रुलाने वाला है मर के, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तेरा काम है तू प्रोटेक्ट करेगा वीवी को। और इसी के साथ ये लोग गिर जाते हैं और हमें लगता है कि शोलोंग इसके साथ बच जाता है और यहाँ पर ये जे किम को बहुत प्यार से थैंक यू कह रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वीवी और उस चाइनीज बिलियनियर की शादी हो ही रही होती है और इसका बाप बहुत खुश हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं वीवी रो रही होती है, खुश नहीं होती, बट यहाँ पर खूनम खून सीन। यहाँ पे शोलोंग आता है और वीवी खुश, बहुत खुश और जाके हक कर लेती है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग शॉक्ड हैं, ये जितने भी गार्ड्स थे वो लोग अटैक कर ही रहे होते हैं और यहाँ पर उसका बाप भी भाग रहा होता है जिसकी शक्ल हम पहली बार देखते हैं, बहुत गंदी है। और शोलोंग कहता है अगर यही बात है तो क्या मैं तेरे को अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए प्यार कर सकता हूँ। और ये बंदी हाँ कर देती है और इन दोनों की एक तरीके से शादी हो जाती है। और शोलोंग कहता है इट्स ओके, तुम वेट करो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे संभालता हूँ और मैं वापस आऊंगा अब तुम लोगों को मार के। और ये इकलौता बंदा खड़ा हो जाता है इन सबके सामने, भाई साहब प्यार कन्फेस कर दिया। तालिया ही तालिया ब्रो, तालिया तालिया। कमेंट करके बोल दो कि मतलब कांग्रेट्स
कर दो शोलोंग और वीवी को। ही और फिर हम सीन देखते हैं यूजिन के स्कूल वाला। यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है क्या बात है, अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि हमने ज्वाइन कर लिया फोर्सेस, है ना जेम्स ली। और जेम्स ली एज ऑलवेज फकिंग हॉट, ही इज लुकिंग डैम हॉट यार। और जेम्स ली कहता है मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी पार्टनरशिप को इतनी जल्दी डिस्क्लोज कर दूंगा, सबको बता दूंगा, लेकिन जो भी है चीजें काफी अच्छी चल रही होती है। और यूजिन कहता है कि बहुत अच्छी बात है, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में ये सारी चीजें वर्कआउट कर गई है जेम्स ली, अगर जेम्स ली तू नहीं होता। और यहाँ पे गन की फोटो दिखाते हैं और यूजिन कहता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि द हंट फॉर बिग डील कैसा जाता हम सब लोगों के लिए। तो जेम्स कहता है हाँ ये एक रिलीफ है, लेकिन सारी चीजें साइड कर दे यूजिन, तुझे पता है कि तेरी हेल्प मैंने क्यों करी है। और इस तरीके से जैसे ये बैठा था ना, मुझे जेन्युइनली लग रहा था चार्ल्स चोई मेरे सामने आ गया। मैं क्या बताऊं, क्या पता क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जेम्स ली कहता है कि इस दुनिया में पता नहीं किसी को पता हो ना हो, लेकिन तुझे अच्छे से पता है कि मैंने तेरी हेल्प करी है, अपना फायदा देख के मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। मैंने वर्कर्स की हेल्प कर दी है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फालतू में बार्गेन तो करने आया नहीं होऊंगा। तो यूजिन पूछता है तो क्या चाहिए तुम्हें। यहाँ पे ये बंदा ऐसे बैठा है ताती हालत में और कहता है कि मुझे चाहिए चार्ल्स चोई की वीकनेस। यूजिन कहता है यू आर राइट जेम्स, वैसे भी अब 4 मेजर क्रूज जा चुके हैं, तो शायद अब हमें साथ में मिलकर चार्ल्स चोई को खत्म ही करना पड़ेगा। वैसे भी मैं अपने प्रोमिसेस का बहुत पक्का हूँ, अपने वर्ड्स का बहुत पक्का हूँ, अपने शब्दों का पक्का हूँ, इसलिए मैं तेरे को बता देता हूँ द वीकनेस ऑफ द चार्ल्स चोई, द सीईओ ऑफ एचएनएच ग्रुप। ओ भाई क्या पैनल था, क्या ही पैनल था। कुछ भी और कितना भी कहो, लेकिन यूजिन है तो बंदा गंदाई। तो ये कहता है बेटे मैं तेरे को कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं तेरे बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जेम्स ली कहता है इंटरेस्टिंग, मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो। तो ये बोलता है कुछ ज्यादा नहीं, बस ये कि तूने किसी को जान से मारा था। तो जेम्स कहता है कि क्या। यूजिन कहता है बावड़ा मत बना, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे तूने बहुत सारे क्लब्स को खत्म कर दिया था, लेकिन तूने कभी भी किसी को जान से नहीं मारा था। जान से मारने की वजह तूने क्या किया था, उनको काटा था, बीच में से फाड़ा था, लेकिन जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन मुझे पता है कि तू उनमें से एक कल्प्रिट है जो रिस्पॉन्सिबल था उस वाले केस के लिए, उस वाले मर्डर केस के लिए जो अनसॉल्व है, जिसने पूरे नेशन को शॉक कर दिया था। जेम्स ली तो उनमें से एक है। वैसे टेंशन मत ले, मेरा कोई प्लान नहीं है मैं इस नॉलेज को अपने किसी एडवांटेज के लिए यूज करूं। तो जेम्स ली कहता है और चार्ल्स चोई की वीकनेस। तो ये कहता है हाँ सही कहा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविडेंस, मतलब वो जो एविडेंस था जो बाहर आता तो तू मर जाता, उसका डिस्ट्रक्शन किसने किया था, वो चार्ल्स चोई ने किया था। कंसीलमेंट, चार्ल्स चोई ने इंश्योर किया था कि वो जो केस है ना वो ठंडा पड़ जाए, बंद पड़ जाए। और उसके बाद उसने तुझे ब्लैकमेल किया इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों से तेरे को कंट्रोल करता आ रहा है। और यही 3 वीकनेस थी चार्ल्स चोई की। पहली चीज मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि जेम्स ली जैसा बंदा वो चार्ल्स चोई के नीचे क्यों काम कर रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला इस कनेक्शन के बारे में तो सारी चीजें सेंस बनाने लगी। तो जेम्स कहता है यूजिन तुझे पता है ये चार्ल्स चोई की वीकनेस नहीं है, ये मेरी भी वीकनेस है जिसने मर्डर किया था, और तूने ये नहीं कंसीडर किया कि शायद तू आज मर सकता है। जिसपे यूजिन कहता है ट्राई कर लेना बेटा, क्योंकि आज की जो डेट है ना वो हमारी मीटिंग की स्केड्यूल हो रखी है, और आज अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो तेरे लिए ये सारी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुझे पता है जैसे ही बात बाहर आएगी तो जेम्स तो मरने वाला है चाहे कुछ भी हो जाए। इंस्टेड ऑफ किलिंग मी जेम्स, मेरी बात सुन, हम दोनों साथ में काम करते हैं और चार्ल्स चोई को खत्म करते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं इस नॉलेज का फायदा बहुत पहले नहीं उठा लेता, मैं सच में बहुत पहले इस चीज का फायदा उठाता। और मैंने क्यों नहीं उठाया, वो मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं चाहता था सच में तेरे को अपनी साइड करना। चार्ल्स चोई एक बहुत ही बेहतरीन गंदा इंसान है, मतलब इस चीज के लिए तो डाउट करने की जरूरत नहीं, उसका एक बहुत बड़ा प्लान है ताकि वो तेरे को यूज कर सके पूरी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इसका मतलब तो यही है ना कि उसके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ है ऑफ द मर्डर दैट यू कमिटेड। मतलब यूजिन को लिटरली इन सब चीजों के बारे में पता चलता तो चलता कैसे। ये बोलता है कि चार्ल्स चोई को तेरे बारे में A to Z पता है, वो कभी भी तेरे को एलिमिनेट कर सकता है। मैं और तू एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साथ में मिलके चार्ल्स चोई की पूंछ को दबा के उसे हरा सकते हैं। और मुझे पता है कि जो तेरी वीकनेस है वो फिर भी रहने वाली है चार्ल्स चोई के मरने के बाद भी, लेकिन हम मिलके उसको इरेज कर सकते हैं। जिसमें जेम्स ली कहता है मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अब चार्ल्स चोई की जगह तू मेरी वीकनेस का फायदा उठा के मेरा एडवांटेज लेगा। बट यूजिन मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम सोल्व करेंगे उस अनसॉल्व मर्डर को। मैं चार्ल्स चोई की तरह तेरा कोई एडवांटेज लेने नहीं वाला हूँ, तुझे पता है कि हम इस मर्डर को सोल्व कर देंगे। तो वो पूछता है सोल्व कैसे करेगा, जिसपे बताता है कि मेरा एक पुलिस ऑफिसर दोस्त है, वो उसके साथ मिलकर हम ये सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, किसी इमिग्रेंट को इस केस का बहुत बड़ा विक्टिम बना देंगे, मतलब ये बना देंगे कि उसने ये कांड किया था। और इमिग्रेंट से मेरे हिसाब से इसका मतलब है जो हॉस्टल के अंकल थे, क्योंकि ये पिक्चर तो उनकी तरह लग रही है, ये उसका मतलब है। और यूजिन बताता है कि ये केस इतना ज्यादा नोटोरियस था तो मुझे लगता है कंट्री थोड़े टाइम के लिए तो बस हो जाएगी, पागल हो जाएगी, लेकिन एज ऑलवेज लोग भूल जाएंगे जैसे वो हमेशा भूलते हैं। जेम्स मेरी बात समझ, मैं चार्ल्स चोई नहीं हूँ, हम दोनों साथ में काम करते हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए। डिएगो कैंग, हम वर्कर्स तेरे को अपनी साइड आना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, और इसी के साथ तू चार्ल्स चोई की कब्ज से बाहर आ जाएगा, उसकी पकड़ से
से बाहर आ जाएगा। फिर ये लोग और भी बात करते हैं, बट यूजिन इससे पूछता है तो चार्ल्स चोई मुझे एक बात बता, मेरे पास एक क्वेश्चन है। चार्ल्स चोई के पीठ पे खंजर खोप के तुझे इतना बड़ा रिस्क लेके मिलने क्या वाला है? मुझे मतलब एक रीजन तो पता है तेरे पास, उसको बिट्रे करने का एक रीजन तो ये है कि उसके पास तेरी वीकनेस है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है? इतने में जेम्स ली कहता है वो बहुत बुढ़ा हो चुका है यार, और इसकी स्माइल याद रखना क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ क्या अजीब सी चीज है। इतने में यहाँ पे एक और बंदा बोलता है कि तू बहुत बुढ़ा हो गया, तुझे पता है यहाँ पे हमारे ओ गन पाक आ रहा है भाई, क्या हैंडसम लगता है। ये कहता है कि हमारे पास एक चांस था यूजिन को खत्म करने का, लेकिन तूने वेस्ट कर दिया, तो तुम्हारा प्लान क्या है भैया, तुम करना क्या चाहते हो जरा मुझे बताओगे चार्ल्स चोई? इतने में ये बंदा हंसता है और कहता है हाँ मैं बुढ़ा तो बहुत हो चुका हूँ। और ये सेम स्माइल मुझे जेम्स ली जैसी दिखाई दी है। मुझे नहीं पता इसमें क्या कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे जो इन सब चीजों को डिकोड करते हैं, मैं डिकोड नहीं करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेम्स ली इसकी सेकंड बॉडी हो सकती है शायद। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये वही डैनियल का होम टाउन है। ओ भाई साहब ये वापस आने वाला है इधर, और ये लोग बात कर रहे होते हैं हॉलीडेज आ चुके हैं, और हॉलीडेज जब भी आते हैं मुझे वो बंदा याद आ जाता है पिकाचू, कैसे उसने कि हमें थोड़ा सा तरोड़ना मरोड़ना चाहा था। तो ये लोग बात करते हैं कि हम लोग है ना अपनी पीक पे नहीं थे उस टाइम पे, इस बार अगर वो सामने आया ना तो ऐसी तैसी कर देंगे। जिसमें मैं ये लड़की कहती है अरे चुप रहो तो मैंने अपना सोकर खेलो। इतने में हम देखते हैं ये बॉल है ना एक लड़के के पास चली जाती है, और वो लोग कहते हैं ओ भाई बोल दियो, और ये लोग उसका मजाक, ओ डैनियल पार्क यहाँ पे आ चुका है बहुत सारे गिफ्ट्स लेके, और वो आदमी कहते हैं वो कौन है लड़के बेटे, तू तेरी शक्ल लड़कियों जैसी, तुझे नहीं पता कि सोकर वाले लड़के ही लड़कियों को पसंद आते हैं? बट हम देखते हैं ये लड़की ब्लश कर रही होती है। इतने में ये दोनों इस औरत को, ओ डैनियल की मॉम को देख के कह रहे होते हैं ये तो लिटरली वॉकिंग कॉप्स है। ये बहुत हिलेरियस है, मुझे लगता है ये करते करते ही मर जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे कहीं देख रखा है। इतने में बॉल इसके मुंह पे आती है और डैनियल ने एक शॉट में इसका डंबा डोल कर दिया था। यहाँ पे चिल्लाता है, इतने में हम देखते हैं डैनियल इसके सामने आता है। भाई ये वाला ग्लो अप तो हमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, कमेंट करके बोलो वी वांट द सेम ग्लो अप एज डैनियल पार्क। ओ भाई साहब ग्रेट यार। और ये कहता है डैनियल कहता है सोकर वाले लड़के को बेटे निकल जा शांति से यहाँ से। इतने में लड़की तो स्टंड हो चुकी है, वो कहती है वाओ डैन। इतने में डैनियल की हेल्प करने लग जाता है। ये लड़की आई मीन ये आंटी कहती है कितना अच्छा लड़का है बेटा, लेकिन मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। इतने में ये डैनियल कहता है कि अरे मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी फाइनेंसेस के साथ थोड़ी दिक्कत है। तो उसकी माँ आंटी बताती है कि नहीं एक्चुअली मेरा बेटा मुझे इतने पैसे दे देता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या करूं, बट मुझे उसके हार्ड अर्न पैसे कहीं भी खर्च नहीं करने हैं, वैसे भी ये एक वर्कआउट की तरह है। इतने में ये आता है और पास आके कहता है माँ आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया क्या, पहचानो मैं आपका बेटा हूँ। तो उसकी माँ शॉक हो जाती है, वो कहती है डैनियल ये तू है डैनियल, तो डाइट पे था क्या बेटा, क्या हो गया, तू पतला हो गया, तो कितना अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये उसकी हेल्प करता है और कुल मिला के बहुत अच्छा मोमेंट था ये। और फिर ये लोग जब घर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनता है, और हम देखते हैं इसकी माँ बहुत स्माइल कर रही थी। तो डैनियल पूछता है आप इतना स्माइल क्या कर रहे हो, तो उसकी मॉम कहती है बस बेटा ऐसे ही, पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो सोच रही होती है जो उसके ग्रैंड मदर के जब घर जाने वाले हैं हॉलीडेज के लिए, तो रिलेटिव्स कितना ज्यादा खुश हो जाएंगे डैनियल को देख के, मतलब कितना हैंडसम हो गया हमारा बच्चा, मतलब हमारा नहीं इनका बच्चा सॉरी। और इसकी माँ कह रही होती है तू ही मेरा प्राइड और जॉय है मेरे बेटे, बहुत अच्छी बात है, मेरे को स्माइल आ रही है, खुद रुक ही नहीं पा रही हूँ। इतने में डैनियल पास याद करता है कैसे अपनी मम्मी पे गुस्सा करता है, फिर ये एकदम से रोने लग जाता है और कहता है सॉरी मॉम। उसके बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है बेटे तू बहुत बड़ा हो गया, अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं कैसे ये लोग हॉलीडेज पे घर जाने वाले हैं। फिर ये मदद कर रहा होता है डिशेस को वॉश करने में, बहुत सारी चीजें हो रही होती है। इतने में हम देखते हैं डैनियल उसको एक फोटो देता है और कहता है मॉम क्या आप कभी इसको इस आदमी को जानते हो। और जैसे ही उसकी माँ फोटो देखती है जिनयोंग पार्क की, वो शॉक हो जाती है, गिर जाती है। और डैनियल बोलता है माँ क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, गोश्त देख लिया क्या। लेकिन इसकी माँ कहती है ये फोटो कहाँ से आई तेरे पास, किसने दी तेरे को ये फोटो। ओ भाई क्या हो गया, क्यों डर गई। अब यहाँ पर इसकी माँ उससे पूछ रही होती है कि तुझे कैसे पता किसने दी ये फोटो। इतने में हम पास का सीन देखते हैं जब डैनियल पार्क ने पूरी की पूरी बात जानी थी जेम्स ली से। जेम्स ली बताता है कि हाँ तेरी मॉम को मोस्ट प्रोबेबली पता है कि जिनयोंग पार्क कहाँ है और कौन है, क्योंकि जो तुम्हारी मॉम है ना वो जब तू छोटा था, मतलब जब डैनियल पार्क छोटा था तब से जानती है जिनयोंग पार्क को, तो शायद उसकी माँ हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी माँ गुस्से में बोल रही होती है कि किसने दिया, क्या वो आदमी उसे ढूंढ रहा है। तो डैनियल बोलता है मुझे ये एक सेलिब्रिटी से मिली। तो ये बोलती है सेलिब्रिटी, कौन सेलिब्रिटी। एकदम से इसका दिल दर्द होने लग जाता है और ये कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे बेटे को इन सब चीजों में नहीं फंसाना। तो डैनियल पूछता है मॉम क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या हो गया, इतना क्यों पागल हो रहे हो, जिनयोंग पार्क को आप जानते हो। और यहाँ पे उसकी माँ बोलती है जिनयोंग पार्क ने सब कुछ खो दिया था उस
आदमी की वजह से, सिर्फ उस आदमी की वजह से। अगर वो आदमी ऐसा नहीं होता, उसने ये नहीं किया होता, तो जिन योंग पाक आज सही होता। और फिर ये उसको हक करके रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ बेटा तू वापस कभी ना जाए, तू मेरे पास नहीं रुक सकता है क्या? मैं तेरे को सब बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर तुझे पता चला तो वो आदमी तेरे पीछे चपट जाएगा और वो तुझे हर्ट भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी माँ सो रही होती है और डैनियल पार्क सारी की सारी पुरानी एल्बम्स, फोटोज देखने लग जाता है और ये सोच रहा होता है कि वो आदमी मेरा डैड नहीं हो सकता। मेरे को अपने बाप की थोड़ी थोड़ी यादें याद हैं, लेकिन वो आदमी मेरा डैड नहीं हो सकता। और हम देखते हैं इसका आदमी काफी स्टड बनता, काफी हैंडसम बनता। वो ऐसा बंदा नहीं है जो कोरिया के जो लड़के होते हैं, जो लड़कियों जैसे दिखते हैं वैसा हो। ये आदमी प्रॉपर स्टड है। और डैनियल कह रहा होता है कि मम्मी की शादी की सालगिरह की ये जो फोटो है, ये प्रूफ है कि मेरा बाप जिन योंग पाक नहीं हो सकता। वो एक पीस ऑफ ट्रैश है। लेकिन एक फोटो इसके सामने आती है जिसके अंदर हम देखते हैं शॉक्ड है क्योंकि इसका बाप जिन योंग पाक के साथ खड़ा है। और यहाँ हम देखते हैं ये यही सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है। इसकी माँ है ना, सपना देख रही है पता नहीं क्या, लेकिन वो कह रही होती है कि डैनियल पाक को सोच समझ के रहना पड़ेगा, उसको देख के रहना पड़ेगा, कहीं वो आदमी तो उसे नहीं ढूंढ रहा है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं डाइजुंग डोंगराई इनका, पता नहीं कोई होटल है क्या है। यहाँ पर जेक किम खड़ा होता है और हमारा लाइनमैन आके कहता है आप सही हो गए क्या, ठीक हो ना? और जेक किम बताता है मैं हवा ले रहा था। उसके बाद में ये पूछता है क्या सब सीन चल रहा है। तो जेक किम को पता चलता है कि जोहान सैमुअल दोनों के दोनों कैप्चर हो चुके हैं वर्कर्स के द्वारा। तो ये बहुत डर जाता है और ये कहता है कि मेरे को उन्हें बचाना है, करूँ तो करूँ क्या? लेकिन क्या मैं उन्हें बचा सकता हूँ? क्योंकि मैं बिग डील को ही नहीं बचा पाया, तो क्या मैं उन्हें बचा सकता हूँ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतने में एक आदमी आके कहता है अरे तू उठ गया क्या? फिर लाइनमैन बताता है ये बंदा यहाँ का ओनर है इस एस्टेब्लिशमेंट का, इसने हमारी हेल्प कर दी, पुलिस हमारा पीछा कर रहा था। तो जेक किम उसको थैंक यू वगैरह करने लग जाता है और कहता है कि मैं आपको रीपे कैसे करूंगा। इतने में ये बंदा पता नहीं चेयर पे आता है, मतलब ये जो पैरालाइज वाली चेयर होती है, पैर टूटे वाली चेयर है, उस पे आता है और ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना खुद का डेट चुका रहा हूँ अभी। तो एक्चुअली तू देख सकता है मैं तेरे बाप का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और ये फिर ये बंदा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है लाइटनिंग चोई ऑफ गैप्योंग किम फिस्ट गैंग। ये द लेजेंडरी गैंग का एक मेंबर है जिसका नाम लाइटनिंग चोई है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बस का सीन और एक बंदा सीट के ऊपर पैर रख के बैठा है और डैनियल कहता है आई स्वेयर यही वो बंदा है जो लास्ट ईयर भी इस बस में था। लेकिन ये मतलब डरा पड़ा था, सोच रहा होता है कि मेरी माँ पक्का बहुत एग्जॉस्टेड है, बट ये सोच रहा है कि मुझे जिन योंग पाक के बारे में भी जानना है। जेम्स ले ने मुझे बोला था ढूंढने के बारे में और उसने बोला है कि यही चीज बता सकती है सीक्रेट बिहाइंड द टू बॉडीज के बारे में। लेकिन मैं जेम्स ली को ये सारी की सारी बात नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं उसको नहीं बता सकता हूँ कि जिन योंग पाक यहाँ है, वहाँ मैं उससे मिल चुका हूँ, ये सब चीजें। और मैं मॉम से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ क्योंकि मॉम बुरी तरह डर चुकी थी। उसके बाद ये बहुत प्यारे जेस्चर दिखा रहा होता है, अपनी मॉम के ऊपर कपड़ा रख देता है और ये सोच रहा होता है अब वापस हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये आदमी बुड्ढा बहुत तेज चिल्लाता है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, हमारे घर का काम कौन करेगा हॉलीडेज में, ये सब चीजें। इतने में साइड वाला बंदा कहता है कि अरे ट्रैफिक बहुत है, आ रहे होंगे, क्या दिक्कत है, पागल है, वैसे भी बहुत काम करवाना है उन्हें। और यहाँ पर हम देखते हैं डायलन आ चुका है और ये बंदा रैपर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका बाप उसे इंट्रोड्यूस करवा देता है सबसे और ये लोगों को बताता है कि आजकल ये रैपिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत पॉपुलर हो चुका है और हमारा ये बेटा ये तो बहुत ही अच्छा है। और हमें पता चलता है ये बंदा बहुत अजीब और चू लग रहा है बिल्कुल। और हमें बताते हैं कि ये बंदा आजकल स्ट्रीम करने लग गया है, पता नहीं स्विच क्या स्ट्रीमिंग पता नहीं कुछ तो है, उस पे कर रहे हैं। ये वही वाला सीन है जैसे कि अपने माँ बाप नहीं होते इंडियन पेरेंट्स, वो हमेशा ऐसा नहीं करते, रिश्तेदारों के पास जाके जो भी अचीवमेंट और कंप्लिशमेंट होती है अपने बच्चों की वो बताते रहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों भी भाई यही कह रहे होते हैं डैनियल अभी तक आया नहीं है, चक्कर क्या है। और ये लोग कहते हैं हम तो बहुत पतले हो चुके हैं, डैनियल अभी पता नहीं कैसा हो रखा होगा, देखेंगे। इतने में हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कहाँ गया, बहुत टाइम हो गया तुझे देखा नहीं, किडनैप हो चुका है क्या तू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ये डैनियल को देख के ये सब चीजें कर रही थी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे माँ आ चुकी है, डैनियल की माँ आ चुकी है और वो कहती है अरे बहुत ट्रैफिक था। इतने में सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं खुश तो बड़ा हुए थे, कोई खुश नहीं हुआ था एक्चुअली, बट वो कहते हैं अरे ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ, इतना लंबा लड़का, इतना यंग लड़का कौन है। और ये बताता है अरे केम जो चाची मैं डैनियल हूँ, मैंने थोड़ा सा वेट लूज किया है। और ये सब शौक है, ये कहते हैं शॉर्ट स्टैक डैनियल, फैट एस डैनियल। सच में इन लोगों की फट चुकी है, सब सोच रहे ये डैनियल है, ये बंदा इतना गुड लुकिंग हुआ तो हुआ कैसे, ये बंदा कोई सेलिब्रिटी नहीं है क्या। और यहाँ पर ये दोनों भाई कह रहे होते हैं कि डैनियल ये डैनियल, और इनके माँ बाप कह रहे होते हैं अरे कुछ भी हो हमारे बच्चों जैसा नहीं हो सकता। यही इतने में हम देखते हैं डैनियल डायलन को लिटरली डीजे की कॉन्सर्ट वीआईपी टिकट दे देता है, वीआईपी वाली। और वो कहता है डीजे मेरा दोस्त है तो मैं दे रहा हूँ। जो दूसरा वाला भाई होता है डेविड, शायद उसका नाम डेविड था, उसको ये बंदा उस लड़की की प्रोफाइल दे देता है और कहता है इससे बात कर ले, मेरी फ्रेंड है, ये तेरे को हेल्प आउट कर देगी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा ग्रो होने के लिए। तो लोग कहते हैं भाई
ये लड़की सच में सेलिब्रिटी बन चुकी है, उसका प्रोफाइल तेरे पास क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं ये बंदा सारे के लिए भी गुच्ची के कपड़े लेके आ चुका है और वो लड़की भी शॉक्ड है। फिर ये बंदा सबके लिए कुछ ना कुछ कपड़े फलाना धमकाना लेके आया और सारे लोग बहुत खुश थे डैनियल से, मतलब अंदर से तो जल ही रहे थे, बाहर से बहुत खुश थे। और यहाँ पे उसकी माँ बहुत प्राउड थी। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग उसकी ग्रैंड माँ से मिलने जाते हैं। ये लोग मस्त है ना, उसकी ग्रैंड माँ का हाथ पैर दबा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कैसे हो, ठीक हो। और वो देखो वो डैनियल है, बहुत पतला हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। और डैनियल सोच रहा होता है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है ना वो सबसे ज्यादा प्यार इसी से करती है। और ये एकदम से फोटोज वगैरह देखता है, ये सोचता है ये पिक्चर ऑफ माई डैड है। पता नहीं अजीब सी बात है, लेकिन वो आदमी नहीं हो सकता मेरा बाप, चाहे कुछ भी हो, जिन योंग पार्क नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं डायलन डैनियल को कहता है कि अरे ग्रैंडमा को हेलो करो। तो ये बंदा यहाँ आता है और सोच रहा होता है कि ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाएंगी नए मेरे को देख के। और ये आके हेलो कह ही रहा होता है, इतने में हम देखते हैं इसकी माँ पागल हो जाती है, लिटरली पागल, ऊपर चढ़ के चिल्ला रही होती है, कर रही होती है और कह रही होती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तूने उसे जिन योंग पार्क तूने उसे मार दिया था ना। भाई उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं समझ आया, देखते आगे क्या होता है। भाई उसकी दादी पागलों की तरह चिल्ला रही होती है कि तू यहाँ क्यों आया जिन योंग पार्क, और बुरी तरह चट्टू चट्टू बजाने लग जाती है कि तेरी वजह से मेरा वो गया, मेरा बच्चा तेरी वजह से गया, तो अब तू किसको छीनने आया। फिर दोनों के दोनों बच्चे उसको पकड़ते हैं, इसकी आंख बिल्कुल इधर उधर हो चुकी है और ये दोनों पकड़ के कहते हैं ग्रैंडमा तो किसने किसको मार दिया, क्या कह रहे हो। लेकिन इसकी माँ कह रही होती है कि इसने जिन योंग पार्क ने, मतलब ये बंदी डैनियल पार्क को जिन योंग पार्क समझ रही होती है और कह रही होती है कि तूने मेरे लड़के को मार दिया, मतलब डैनियल पार्क के बाप को मार दिया। सिर्फ अगर मेरा बेटा मतलब डैनियल पार्क का बाप उसके साथ नहीं घुलता मिलता तो तुम लोग उसे नहीं मार पाते, तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी, कातिल हो तुम लोग। इतने में डायलन कहता है भाई तू यहाँ से निकल जा जल्दी, हमारी दादी सही नहीं लग रही। और फिर बाद में वो बंदा बाहर जा रहा होता है। इतने में दादी कहती है कि तेरे चक्कर में मैंने पहले भी पुलिस को बुलाया था और तेरे को वो लेके गए थे। डैनियल सोचता है पुलिस जिन योंग पार्क को लेके गई थी, और इतने में ये देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी माँ अब ठीक हो जाती है इसके दूर जाते ही। क्या सीन है पता नहीं। और फिर हम देखते हैं इसके रिलेटिव्स कहते हैं कि हमने तो जिन योंग पार्क का नाम भी नहीं सुना, मतलब इसके चाचा चूचा और चाची सब लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता जिन योंग पार्क कौन है। लेकिन इसकी चाची कहती है बेटा इतना मत ढूंढ, कोई फायदा नहीं है, तेरे को नहीं मिलने वाला। और ये बंदा यहाँ पे पागलों की तरह छानबीन किया जा रहा था कि दिक्कत क्या है, चक्कर क्या है, मेरी माँ ग्रैंड माँ ने इतना बुरा मारा मेरे को, जिन योंग पार्क का क्या रिलेशन है मेरी माँ के साथ या फिर मेरे बाप के साथ, और क्या सच में उसने मेरे बाप को मारा। इतने में उसकी माँ आती है और वो कहती है डैनियल अभी तेरे मुंह पर कैसे लगी है। तो डैनियल कहता है मेरे को कोई बुली नहीं करता मॉम, ये ग्रैंडमा ने मारा है। तो ये कहती है ग्रैंडमा, वो तो तेरे को अडोर करती है, बहुत प्यार करती है। जिस पर डैनियल बताता है कि हाँ मॉम लेकिन क्या जिन योंग पार्क ने हमारे पापा को मारा था, यही ग्रैंडमा ने बोला है, उसने बोला कि जिन योंग पार्क ने हमारे पापा को मार दिया, मॉम प्लीज मुझे सच बताओ ना। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और उसकी माँ बताती है कि जिन योंग पार्क ने उसके बाप को नहीं मारा है क्योंकि डैनियल का बाप मरा था एक इलनेस की वजह से, ना कि जिन योंग पार्क की वजह से। और फिर इसकी माँ बताती है कि मैं तेरे को सब बताना तो चाहती हूँ लेकिन बताना एक तरफ से नहीं भी चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे ऊपर वो मुसीबत आ जाए। अगर तुझे ट्रुथ पता चल गया ना तो कोई बहुत टेरिफाइंग आदमी तेरे पीछे पड़ जाएगा। तो डैनियल कहता है कौन, जिसपे वो बताती है चार्ल्स चोई। चार्ल्स चोई कहता डैनियल की मॉम को भी पता है चार्ल्स चोई के बारे में। और फिर बाद में वो बताते हैं कि चार्ल्स चोई एक ऐसा बंदा है जो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए किसी को भी बिना सोचे समझे मार सकता है। डैनियल में एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि इस बंदे के साथ कभी भी किसी काम के लिए मिक्स मत हो जाइयो, मिल मत जाइयो, मतलब मैं नहीं देखना चाहती तेरे को किसी भी बुरी हालत में। और फिर बाद में ये कहती है कि बहुत चीटिंग है, मुझे पता है तेरे को समझ नहीं आ रही चीजें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझ बेटा। और उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। उसकी माँ बोलती है मैं बहुत डरी हुई हूँ और डैनियल वही सोचे जा रहा है कि आज क्या हुआ, वो चार्ल्स चोई को कैसे जानती है और ग्रैंडमा ने ये सब क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन। यहाँ पर एक पाड्डा भैंस पता नहीं कुछ तो होती है और एक पुलिस वाला होता है, वो कह रहा होता है बेटे हमें नहीं पता जिन योंग पार्क कौन है। और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे गाय को ऐसे पकड़ के अच्छे से बोल रहा होता है अच्छा नहीं पता क्या। अब पुलिस वाला कह रहा होता है कि बहुत डिफिकल्ट है जिन योंग पार्क के बंदे को, ऐसे नाम वाले बंदे को ढूंढना क्योंकि हमारे स्टेशन में पता नहीं कितने लोग आते थे, अब मैं कहाँ जाके चेक करूँ। और इसके मुंह पे लिटरली काऊ है ना पोटी कर दी थी। और भाई साहब ये बंदा फिर भी बोलता जाता है कि तुम कहाँ से आए हो। तो डैनियल बताता है कि मैं सियोल वगैरह से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ जिन योंग पार्क के बारे में जानने के लिए। तो ये बोलता है अरे यार फिर तो जिन योंग पार्क कुछ स्पेशल ही होगा तुम्हारे लिए, जिसपे कहता है हाँ मतलब मुझे ढूंढना तो है। और इतने में काऊ का ओनर अपनी काऊ को ले जाता है और पुलिस वाला कहता है यार सॉरी यार तेरा काम नहीं हुआ, तो इतनी दूर सियोल से यहाँ पे आया था सिर्फ एक काम के लिए, वो भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं कॉफी पी ले, हमारे स्टेशन के पीछे जाके हम कॉफी पी सकते हैं। जिसपे डैनियल कहता है कि बहुत बहुत थैंक यू आपने इतना पूछा, लेकिन मैं चल लेता बट मेरे कुछ प्लान्स हैं। फिर पुलिस वाला कहता है चलो ठीक है कोई नहीं, अगर आपको मिल जाए ना तो अगर आपको मैं कहीं दिखूं तो मुझे जरूर बताना। और यहाँ हम देखते हैं कोई उनको घूर रहा होता है। उसके बाद में ये बंदा चले जा रहा है और ये यही सोच रहा होता है कि इस कंट्री साइड में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, मैं करूँ तो करूँ क्या, ग्रैंडमा को वापस देखने जाऊँ। लेकिन ग्रैंडमा बहुत गुस्सा हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी। और इतने में 3 बंदे उसके सामने आते हैं और वो कहते हैं बेटे तू
जिनयोंग पार्क को ढूंढ रहा है क्या? तो डैनियल कहता है सॉरी क्या कहा आपने? और इतने में ये लोग और पास आते हैं और कहते हैं कि तू जिनयोंग पार्क को ढूंढ रहा है ना बेटे। तो डैनियल कहता है इनको कैसे पता, लेकिन हम देखते हैं इसको 4 लोग घेरते हैं, 6 घेरते हैं, फिर लिटरली ट्रक ले लेके बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। एक बंदा इतने में शॉवल से उसके मुंह पे मार देता है और डैनियल को चित्त कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं फिर एक आवाज आती है, क्या उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा? अरे हाँ, मैंने भी बॉयज को कॉल किया था, होगा। और यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा रिप्ड बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी भैंस की आंख क्या गदर थी, और ये थोड़ा थोड़ा कुछ भी कहो जैक जैसा लग ही रहा होता है। फिर ये कहता है अरे थैंक यू सो मच, इस बंदे को पकड़ लिया आपने। और इसका नाम होता है जिहान कॉक, सेकंड जनरेशन का चुंगचोन प्रोविडेंस के अंदर का बंदा है ये बंदा। और ये बंदा फोन पे जब किसी से बात कर रहा होता है तो यही कह रहा होता है कि तुम पक्का श्योर हो ना वो बंदा सच में जिनयोंग पार्क को ढूंढ रहा था, तुमने किसी इनोसेंट को तो नहीं मार दिया ना शॉवल से, पागलो। अब यहाँ पे उसका भाई भी होता है, वो कह रहा होता है भाई थोड़ा सा भरोसा अगर अपने ही लोग हैं वो लोग हैंडल कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। और इसका नाम है जिबियोंग क्वाक, और ये बंदा लिटरली सांपों के अंदर ना रहा होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। और यहाँ पर इसको एक न्यूज मिलती है और न्यूज सुनने के बाद ये बंदा खड़ा हो जाता है और वो कहता है इसको पक्का उस सियोल के पास्टर ने भेजा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। वो कोई वीकलिंग नहीं है, उसने अपने वेट्स को पुल कर लिया है, उसने अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। और डैनियल यहाँ पे सबको तोड़ रहा होता है। और ये बंदा हमेशा पहला पंच तो वही गन पार्क वाला मारता है और ये कहता है अबे तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे टाट पे, वो भी पीछे से शोवल मारने की, हाँ तो तुम मेरे को जवाब नहीं देना चाहते। और फिर ये बंदा सबको तोड़ता है। ब्रो ओजी डैनियल को इस अवतार में देख के काफी मजा आ रहा है। मतलब हमें पता है कि वो वाला डैनियल अलग बंदा है, वो भी है बहुत तगड़ा, लेकिन इसके लिए तो हम सब होप कर रहे थे ना, क्योंकि ये बंदा कहाँ 0 से 100 पे जा रहा है। उसके बाद हम एक पास का सीन देखते हैं जब डैनियल पार्क लिटरली चित पड़ा और ये कह रहा होता है कि दर्द हो गया। और गन पार्क क्या कर रहा था इस टाइम पे, वो है ना मल्टीपल ओपोनेंट्स बन के फाइट करने की कोशिश कर रहा था। भाई ये चीज ये गन पार्क ही कर सकता है। और डैनियल बोलता है यार मैं तो 1% भी हिल नहीं पा रहा था। तो गन उससे पूछता है तो तुझे कैसा लगा 1% से ज्यादा लड़के एक साथ, जिस पे अपना डैनियल कहता है कि जो अटैक्स है ना वो सारे साइड से आ रहे थे, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं कैसे डोज करूं, कैसे ब्लॉक करूं। मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल पीपल से एक साथ लड़ना इतना इजी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अवॉइड करूं ऐसी सारी फाइट्स को, ऐसे सारे ओपोनेंट्स को। इतने में गन उसके पेट पे दे के मारता। और अबे यार एक तो सच में डैनियल की बहुत अजीब बात थी, पागल है क्या वो? गन का स्टूडेंट होने के बाद में वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट क्यों कर रहा? इतने में यहाँ पे हम देखते हैं गन बहुत गुस्सा होकर चिल्लाता है तू बावड़ी पूछे तू, अरे यार जो मैं सोच रहा था वही हुआ। गन कहता है तू मेरे से सीख रहा है और तुझे लगता है तू ऐसे ही हार जाएगा। डैनियल पार्क मेरी बात सुन, आज के बाद तू किसी भी स्मॉल फ्राई से हारने ही नहीं वाला। अगर तू चाहता भी होगा ना तब भी तू नहीं हार सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पार्क सबको तोड़ रहा होता है, जेन्युइनली बहुत आराम से तोड़ रहा होता है। ये सबकी फॉर्मेशन को तोड़ देता है, सबका मुंह तोड़ देता है, सबके पैर, सबकी लात, सबकी आंख, सबकी नाक, सबके चाक, सब कुछ तोड़ देता है। और तोड़ ताड़ के कह रहा होता है किसने भेजा है तुम्हें? और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों कपड़े पहन रहे होते हैं और यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है जिसके लिए जिहान कॉक कह रहा होता है कि भाई तू इतना लेट क्यों आता है, तुझे पता है हम सारे तेरे जूनियर्स, हम सब कोई पब्लिक सर्वेंट्स तो नहीं है यार। और फिर ये लोग इस पुलिस वाले को सारी चीज बता देते हैं कि उन लोगों ने एम्बुश किया था डैनियल पार्क पे, लेकिन उस बंदे ने चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड्स निकलवा दी। इतने में ये कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना थोड़ा ऑन गार्ड रहना है, शायद मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ज्यादा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। इतने में सब लोग सॉरी सॉरी कहते हैं। इतने में ये उतार देता है अपनी टोपी और ये और कोई नहीं होता, ये अपने बाल सेट करता है। ये वही पुलिस वाला होता है जो भी 1-2 मिनट पहले अपने डैनियल से मिला था। और इतने में हम देखते हैं ये बंदा अपने बाल खिदर खुदर करता है और हमें पता चलता है ये बंदा है जिहान कॉक, फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ चुंगचोंग। और एक चीज आप सबको पता होगा अगर आप लुकिज्म देख रहे हो तो जिहान कॉक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है ये कह सकते हो। लेकिन हमें पता चलेगा या नहीं चलेगा इस वाले पार्ट में वो अब पता चलेगा, ठीक है। डैनियल इस बंदे को मार मुर के यही पूछता है किसने भेजा, जिसपे ये कहते हैं हमें नहीं पता सरकार, हम तो ऑर्डर फॉलो कर रही थी। इतने में उसका गला ऐसे दबाता है और कहता है किसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, मैंने ये पूछा किसने ऑर्डर दिए ये बताना। तो ये बंदा मुंह खोलता है और कहता है माउंटेन्स के पीछे कुछ लोग रहते हैं उन्होंने ऑर्डर दिए। इतने में फोन आता है, डैनियल पार्क उस फोन को देखता है, उठाता है और कहता है बोलो। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है भाई साहब डैनियल पार्क तूने सब लोगों को मार दिया, मेरे लोगों को, मेरे आदमियों को। अबे वाह तेरे आदमी है, उनकी औरत है तू। फिर जिहान पूछता है तो तू डैनियल पार्क है, सही कहा ना मैंने, और तू जिनयोंग पार्क को क्यों ढूंढ रहा है, तू उसी लड़के के लिए काम कर रहा है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो डैनियल सोचता है किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और यार ये जेम्स ली को जानता तो नहीं है। डैनियल बोलता है पहले तू मुझे बता कि तू कौन है और तू मुझ पे क्यों अटैक कर रहा है। फिर ये बताने लग जाता है कि तूने मेरे बारे में शायद ही सुना होगा। इतने में डैनियल कहता है क्या फर्क पड़ता है बेबी, मैं आ ही रहा हूँ, तेरे मुंह से ही सुनता हूँ कौन है तू। तो जिहान भी कह देता है अरे यार कोई नहीं तू आ जा, अगर तू मेरे को ढूंढ
ढूंढ सकता है तो बिल्कुल आ जा। और फिर हम देखते हैं डैनियल पार्क एक ट्रैक्टर में एक बुड्ढे अंकल के साथ बैठ के आ जाता है और बुड्ढे अंकल कहते हैं तू बेटा सियोल से है ना, तो तू यहाँ पे माउंटेन्स पे किसके पास जा रहा है, तो किसी को ढूंढ रहा है, जिसपे ये बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर बाद में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं मिल के पास और ये जो बुड्ढा था वो कहता है यहाँ पे माउंटेन्स के पीछे तो यही इकलौती जगह है जहाँ पे कोई रहता है, तो मैंने तुझे छोड़ दिया, अब तुम जाओ। और ये बंदा यहाँ आ जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ये बंदा गेट खोल के अंदर घुस ही रहा होता है और इन लोगों ने पता जानबूझ के ऐसी आर्ट बनाई है कि हमें लगे डैनियल आ रहा था, लेकिन अगर हम अगले सीन में देखें तो यहाँ पे जीबियोम एंटर कर रहा था, जबकि ऑब्वियसली बात है ये बंदा कितना पतला लग रहा है और जीबियोम कितना भारी सांड है और इसके हाथ में भी कुछ था, इसके तो हाथ में भी कुछ नहीं था भाई। लेकिन यहाँ पे जीबियोम आता है। फिर बाद में ये लोग कहते हैं तो तूने उसको कहाँ भेजा है भाई, और फिर इन्हें पता चलता है कि इसने उसको माउंटेन्स के पीछे भेज दिया, जिसपे जीबियोम कहते हैं बेटे इतना हार्श थोड़ी होना था, उसके ऊपर मारा जाएगा वहां पे, तुझे पता है ना वहां पे उस कुत्ते को क्या खिलाता है वो आदमी, जो ओनर है उस मिल का वो है द पपी, बहुत ही नटखट। उसके बाद हम देखते हैं डैनियल यहाँ पहुंच चुका है और साइड से ये बंदा यूआई लेके भी, साथ में कुछ ड्रग्स लेके भी, साथ में स्टोकर वाली पर्सनैलिटी लेकर भी, सब कुछ लेकर मिक्स कर बना दिया पीटीजे वाला, जिसने भी बनाया यार तुम कमेंट करके बताते हो टाइजन पार्क ने बस। और ये बहुत ही बेहद ही सूगरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये कह रहा होता है अबे यार तूने सच में वहां भेज दिया, तू तो पागल है, मरवाएगा वो 20, तुझे पता है ना उन कुत्तों को वो आदमी क्या खिलाता है। और यहाँ पे डैनियल पार्क पे ये लोग अटैक कर ही रहे होते हैं, पूरी तरह अटैक कर रहे होते हैं और इतने में ये बंदा जो मिल का ओनर था वो भी कूद के वुल्वरीन बन के उसके ऊपर कूद ही रहा होता है। बट हम देखते हैं अगले सीन में ये बंदा केतली उठा के रखता है और वो कह रहा होता है कि अरे यार ये डैनियल पार्क पागल है क्या, ऐसे किसी की बात पे भी आके वो कहीं भी निकल जाएगा, शर्म नहीं आती उसको। फिर ये जी चैंग के बारे में पूछता है तो जी चैंग कहीं पे गया हुआ है, ये दोनों बात करते हैं कि वो आदमी पब्लिक सर्वेंट है और फिर ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि वो बंदा जिनयोंग पार्क को क्यों ढूंढ रहा है, जिसमें दूसरा भाई कहता है कि हाँ यही तो ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने पप्पी मिल ओनर को बोल दिया है कि उस बंदे को मारने मुरने के बाद थोड़ा जिंदा छोड़ दे ताकि मैं उससे बात कर सकूं, और तू भी बहुत बढ़िया लड़के, तूने बहुत अच्छा काम किया, उसको माउंटेन्स के लिए भेज दिया। और ये सोच रहा होता है कि अब बस होने वाला है टाइम जब पप्पी मिल ओनर उसको अभी खत्म कर देगा। बट अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल एक पंच में इसका सूतली बम भर देता है और सूतली बम भरते ही अपनी लात से उसका पटाखा फोड़ देता है, 2 दांत निकल जाते हैं भाई साहब उसके। अब ये मुर्गी पटाखा था या नहीं था वो आप लोग बताओ, लेकिन क्या लात मारी, दीवार टूटी है, कुत्तों की फट चुकी है, वो ऐसे कर रहे हैं आ आ आ और बिल्कुल दूर हो चुके हैं। यहाँ पे डैनियल के सामने सब लोग सर झुका के खड़े हैं। अरे वाह क्या बात। और इतने में हमारा डैनियल वापस उसको फोन कर देता है और कहता है ओए मैं ही बोल रहा हूँ, तू जहाँ पर है वहीं पे वेट करियो, मैं वहीं आ रहा हूँ तेरे से मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये बंदा भी खुश हो जाता है और कहता है क्या बढ़िया आदमी, और लिटरली एक हाथ से उस फोन को तोड़ देता है। फिर इसका भाई कह रहा होता है अरे भैया क्यों परेशान हो रहा हो, थोड़ा शांत हो जाना बेटा, क्या दिक्कत है। वो वैसे भी हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि पप्पी ओनर ने उसको रास्ता बताया होगा बी वाले फार्म का, अगर वो बंदा वहां पहुंचता है तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे वो बी वाले फार्म में जाके हमारे लोगों से लड़ता है, मधुमक्खियों से अपनी कटवा लेता है, उसके बाद में भी अगर वो पिट पुट के कहीं जाने की सोचता है तो वो लोग भी इसको कहीं और ही भेजेंगे और वो भी अपना बिजनेस एरिया है। तो कुल मिला के जो पूरा एरिया है वो इनके अंडर कंट्रोल आता है। और अगर डैनियल को इनके पास पहुंचना है तो पहले 2 बिजनेस एरिया से निकलना पड़ेगा, 2 इनके एरिया से निकलना पड़ेगा जहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा वैसे भी हवा हो जाएगी, मतलब थकान हो जाएगी, थक जाएंगे। इतने में एक बंदा भाग के आता है, वो कहता है सरकार हमें एक प्रॉब्लम है, हमारे बी फार्म पे एक अटैक हुआ है। तो ये लोग कहते हैं डैनियल पार्क आ चुका है, लेकिन वो बताते हैं ये कोई डैनियल पार्क नहीं है, हमें नहीं पता वो बंदा कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फीस्ट यूज कर रहा है, वो बंदा अपने पैर यूज ही नहीं कर रहा, वो एक ब्लॉन्ड गाय है जिसने ब्लैक कोट पहन रखा जो सिर्फ अपने फिस्ट को यूज कर रहा है, फीट को यूज ही नहीं कर रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर आ चुका है हुडसन एहन, ये एक रिलेंटलेस बुलडोजर बन के सबको काट रहा होता है। और फिर हुडसन फोन कर देता है डैनियल को और वो कहता है भाई मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ डैनियल, क्या सब ठीक है। और इस बंदे का भी चार्म काफी अच्छा जाने लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं डैनियल कहता है सॉरी यार मैंने तेरे को अपने पर्सनल मैटर के लिए बुला लिया। इतने में ये बंदा कहता है इट्स ओके यार, मैंने वैसे भी तेरा क्रू ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू हमारा लीडर है, चिंता की बात कर मत। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतने में वो जो छोटा वाला भाई था ना जीचैंग, मतलब मैं नाम भूल गया यार, जीहैंग जीचैंग जीबैम, हाँ जीहैंग वाला भाई, वो निकल रहा होता है। इतने में जीबैम कहता है भाई वही गलती हो ना नाम में तो एक बार देख लेना, ये कहता है कि मैं जाऊंगा। इतने में हम देखते हैं ये एक और मैसेंजर आता है और वो कहता है सरकार एक और दिक्कत होगी, हम अंडर अटैक हो गए। एक बंदा वहां पे आया जो बाइक पे आया, वो डैनियल पार्क नहीं है। तो कुल मिला के ये एक और बंदा है, ये और कोई नहीं है, जे होल है, जे होंगे भाई साहब। ये भी क्या गदर लग रहा होता है, लिटरली बाइक पे सबको उड़ा रहा होता है, किसी को नहीं मार रहा होता। और ये बंदा यहाँ के खड़ा हो चुका है और डैनियल पार्क उसको थैंक्स कह रहा होता है। क्या लगता है यार ये बंदा। और पता नहीं क्यों एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था क्या आप गे हो भाई, वो माफ कर दे, मैं गे नहीं हूँ, बस ये जो कैरेक्टर आर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा ब्रूटली अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं एक्चुअली। और बहुत अच्छी से मुझे याद आया कि मैंने कल ही या फिर आज ही ना कॉस्टिज्म का एक एपिसोड डाला है, वो जाकर जरूर देखो
देखो, क्योंकि उसकी जो आर्ट थी इस वाले एपिसोड वाली तो बहुत ही चुम्मेश्वरी थी, बहुत मजा आया था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे के पास वापस फोन आ जाता है जबकि इसने तोड़ दिया था, और ये बंदा बहुत ही गंदा और गदर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं डैनियल पार्क से बात कर रहा होता है और जी हैंग कह रहा होता है तेरा प्लान बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन तू आ जा मेरे से मिल ले। लेकिन हम देखते हैं डैनियल कहता है बेटे मैं तेरे पास शुरू से आने ही नहीं वाला था, मेरा प्लान तेरे से मिलने का था ही नहीं, मेरा प्लान था तेरे लीडर से मिलने का। फिर ये बताता है जब मेरे को पुलिस ऑफिसर पहली बार मिला था ना, उसके बाद से ही सारे लोग मेरे पे अम्बुश करने लग गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है वही पुलिस ऑफिसर यहाँ का किंग है, यहाँ का लीडर है। फिर डैनियल पार्क इससे मिलता है, हाइट डिफरेंस से देखो, और डैनियल पार्क कह रहा होता है कि तो तुम ही हो यहाँ के लीडर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया और आप क्यों नहीं चाहते हो कि मैं जिन योंग पार्क के बारे में जानूं, और आप लोगों ने मुझ पे क्यों अम्बुश किया, क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हो। और डैनियल पार्क ने हुडसन और जे को अपने अपने पे छोड़ दिया है कि तुम लोग लड़ लो। अब हुडसन की फाइट होने वाली है इस मोटे वाले जी बैम से, और जे की फाइट होने वाली है जी हैंग से। और डैनियल यहाँ आके सिंपल सी एक चीज पूछता है कौन है तू और तेरा रिलेशनशिप क्या है जिन योंग पार्क के साथ, मुझे जरा बताएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली फाइट होने वाली है हुडसन वर्सेस ये मोटा वाला भाई। हुडसन बोलता है मैं इंसान से हूँ, तो ये कहते हैं इंसान। ओह हुडसन इंसान वाला, द सन ऑफ इंसान। अरे वाह यार, तो ये वो लड़का है ना जो रिस्पॉन्सिबल है इंसान के लिए। भाई सब तुझे पता है बातें बहुत जल्दी फैल जाती है, गांव में भी फैल गई हैं। इतने में उसके पास आता है और कहता है अबे तुम्हारे चक्कर में सियोल वाले ने पूरे के पूरे इंसान का मजाक उड़ा रखा है, गंदा ही मारा था ना तुम लोगों को, तुम्हारा जो सन है वो तो गिर चुका है चांद बन के। तो इतने में हुडसन उसको बुरी तरह पंच मार देता है और ये कहता है अबे यही था क्या इंसान, अब समझ आया सियोल वाले कैसे तुझे मार पाए, बड़ा बेकार। इतने में ये बंदा अपने राइट हैंड से बहुत बुरी तरह पंच मार देता है, वो गिर ही जाता था। इतने में वो नीचे लेटे लेटे कहता है इनक्रेडिबल, क्या बात, तेरा राइट हैंड तो बिल्कुल अदर लेवल पे है। लेकिन तुझे एक चीज पता है, तूने इन लोगों को बहुत परेशान कर दिया। तुझे पता है ये जो बी है ना वो बहुत गुस्से वाली है, दिस इज एन एपियरी, और सारी की सारी बी इकट्ठा हो जाती है, अटैक करने वाली होती है। इतने में हम देखते हैं हुडसन कहता है तो क्या हुआ, और ये मार ही रहा होता है। इतने में इसकी आंखों के सामने एक बी आ जाती है, और बी के आते ही हम देखते हैं नीचे लेटा हुआ भाई वो बुरी तरह उसको उठा के फेंक देता है और कहता है तुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे रहते रहते इन सब के बीच में इतने बावड़े हो चुके हैं कि अब हमें समझ ही नहीं आता कि ये कुछ है भी। हमें इन बीज ने इतनी बार काटा है कि हम भूल चुके हैं कि दर्द भी होता है इनके काटने से, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हें तो दर्द होने वाला है, तो क्या करेगा। और भाई हुडसन को क्या तोड़ा था, मरोड़ परोड़ के कोड़ा था, और क्या ही तोड़ा था। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों बहुत गंदे लड़े थे, बट हमारा ये जो भाई था जी कैंग, अरे जो भी नाम था इसका, ये बंदा लिटरली कहता है बहुत मजा है इंसान तेरे साथ, लेकिन अब खत्म करते हैं। और ये बंदा उस बंदे को उठा के लिटरली, ये जो तुम्हारी गली में एक घर तो होगा जिसके अंदर अमरूद लगे होंगे, और उस अमरूद को बचाने के लिए उसका मालिक ऐसी ही सेम ग्रिल्स लगा देता है, या जो भी कहते हैं इस चीज को, ये फेंसिंग वगैरह जो भी ही लगा देता है। और लिटरली ये बंदा हुडसन को उठा के वहीं फेंक रहा होता है। हुडसन अब नींद में है, वो लगभग सांस भगा चुका है, वो पता नहीं क्या ही सोच रहा होता है। बट हम सीन देखते हैं वापस, ये बंदा एनाकोंडा को अभी तक खा ही नहीं पाया, या तो वही एनाकोंडा शुरू से चलता आ रहा है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज चेक दैट आउट ब्रो, दैट वीडियो वाज हिलेरियसली फनी एंड एट द सेम टाइम इस बंदे की क्या क्या मारी थी भाई साहब जेम्स ली ने। अच्छा सॉरी यहाँ पे ये कह रहा होता है हुडसन नहन क्या कहना चाहता है, यहाँ पे हुडसन बुरी तरह माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे शुरू से सिखा दो। जिसपे ये किंग कहता है कि बेटे मैं तुझे सब सिखा चुका हूँ, मैंने तुझे सब दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद तू सब कुछ ठुकरा चुका है, तेरे को एली जैंग ने इतनी बुरी तरह कैसे मार दिया। बट हम देखते हैं हुडसन कहता है ताइसू मेरी बात सुनो, मैं वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। इतने में ताइसू खुश होता है, वो कहता है चल ठीक है फिर शुरू करते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर क्वॉक भाई साहब शॉक हो चुके हैं, क्यों ये बढ़िया था ना, क्वॉक भाई साहब हो चुके हैं शॉक। और इसी के साथ हुडसन बिल्कुल आराम से उस डाल को पकड़ के इस बंदे को उठाता है, और भाई ये शॉक्ड था। और हम देखते हैं हुडसन एक पंच में इसका मुंह का पापड़ बना देता है, लिटरली पापड़। यहाँ पे उसके मुंह के ऊपर 3 मधुमक्खी मर चुकी हैं। भाई साहब क्या गंदा मार था। और ये कहता है कि अब मैं हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस आदमी को मुझे हराना है वो बंदा काफी पावरफुल है, उस बंदे को हराने से पहले अब मैं वापस नहीं हार सकता हूँ। ये भाई एली जैंग की बात करता है, जिसने इसको लिटरली मक्खी की तरह पीला था। फिर बाद में ये बंदा अपने राइट हैंड को ऐसे करता है, अपने लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ता है और बहुत गुस्से में कह रहा होता है कि अब मैं तेरे को तोड़ूंगा। और ये बंदा पंच लेके मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं हमारा कोक भाई साहब एक ग्रैपलर निकला, क्योंकि वो बंदा अब बहुत आराम से अपनी ब्लेड को मारेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर हुडसन पूरी तरह रो रहा होता है, कह रहा होता है बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पे ताइसुमा बता रहा होता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे किंग्स है ना, उसके अपने अपने अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपना सर स्ट्रॉन्ग कर ले, कुछ चाहते हैं कि अपना हाथ स्ट्रॉन्ग कर ले। फिर हम पास की कुछ मेमोरीज भी देखते हैं ताइसुमा की, जब उसने लिटरली कोई PS5 वाली जगह पे धुम्मा उठा रखा था। ताइसु बताता है कि स्योकडू जैसे लोग अपने सर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर वो अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, सक्सेसर होते हैं, उनको अपनी ही टेक्निक्स और टैक्टिक्स सिखाते हैं।
और जैसे कि सियोगडू का चैंगयोंग जी था, गैंगसेप जी वो बंदा बहुत अलग है, उसने अभी तक कोई डिसाइपल नहीं चुना है और ये बंदा सच में बहुत अलग है भाई। क्या पैनल था। तो हुडसन कहता है चलो ठीक है, गैंगसेप जी की बात अलग है, लेकिन क्या कोई और भी फर्स्ट जनरेशन का किंग है जिसने अपने सक्सेसर को या फिर डिसाइपल को कुछ सिखाया है? तो ये बताता है हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है जी चैंग क्वोक ऑफ चुंगचियोंग। उस बंदे ने भी शायद अपनी सारी की सारी चीजें सेकंड जनरेशन के अंदर सिखा रखी है। उसके पास एक वेपन है जो बहुत सिमिलर है मेरे फिस्ट की तरह, लेकिन उसका वेपन है एक ब्लेड और उसकी ब्लेड इतनी पावरफुल होती है, हम देखते हैं सारी बीज को लिटरली बीच से काटते हुए अपने हाथ से। भाई हाथ से कैसे काटा है समझ नहीं आया। ये बंदा उसके लेफ्ट हैंड पे इतनी बुरी तरह ब्लेड मारता है कि हम देखते हैं उसका हाथ भाई टूट चुका है, बट टूट ही चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हुडसन का मुंह ऐसा बन चुका है कि सिर्फ हाथ को छूते ही पागल हो चुका है, बेहोश हो चुका है। और यहाँ पे ये क्वोक कहता है बेटे तुझे पता है ताइसुमा जिसको तू इतना एडमायर करता है, वो बंदा हमारे बड़े भाई से हार चुका है, हमारे बड़े भाई की हैंड ब्लेड से हार चुका है। तेरा हाथ अभी टूट चुका है, तुझे पता है, तू अब अपनी टेक्निक को वापस यूज ही नहीं कर सकता और यही तेरा अंत है। इतने में हम देखते हैं हुडसन को मार ही रहा होता है, बट अपना हुडसन क्या करता है, एक पंच में उसकी ब्लेड को लिटरली ब्लॉक भी करता है और वो गुस्से गुस्से में उसके मुंह पे ले जाके बहुत बुरी तरह उसके पूरे ईगो को चिकनाचूर कर देता है और मार देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं वापस पास की कुछ मेमोरीज, जब ताइसुमा हुडसन को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तूने परफेक्ट कर लिया अपने फिस्ट को, जो चीज लिटरली मैं भी नहीं कर पाया था अभी तक। और फिर ये बंदा अपना सड़ा हुआ वो उस बासी कोट को सीधा हुडसन के हवाले कर देता है और कहता है धोखेला। नहीं धोखेला नहीं बोला था उसने, बोला था ये तेरा हुआ रख। और यहाँ पर लिटरली ये पंच इसने इतना गंदा मारा था कि यहाँ पे जितनी मधुमक्खियां थी सारी सिर्फ हवा से उड़ जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। और इतना गंदा पंच, ओ माय गॉड बहुत गंदा पंच था। और यहाँ पर हुडसन ने लिटरली इसका मुंह बिल्कुल चिपका दिया है, पिचका दिया और वो कहता है ताइसु हारा, पागल है क्या, मुझे हंसा मत बावली पूछ। ताइसु ऐसा आदमी नहीं है जो कभी भी किसी हार के बाद खड़ा ना हो या फिर गिर के रह जाए, वो ऐसा आदमी नहीं है, याद रखियो। जो भी तूने आज देखा है वो इंसान था, समझ आ चुका है। और ये बंदा फिर बोलता है डैनियल पार्क बाकी सब तू संभाल, मैंने यहाँ पर देख लिया है। भाई हुडसन ने बहुत ही गदर लड़ाई करी। आई रियली थिंक कि ये बंदा अब अलाइड में होने के लायक है। उस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि वो बंदा अलाइड में होना चाहिए, बट अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, अच्छी बात है। इसके ऊपर आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बोलो, मतलब यार प्लीज बोलो, कुछ तो बोलो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पार्क खड़ा होता है फर्स्ट जनरेशन किंग के सामने, जी चैंग क्वोक के सामने। और यहाँ पर हम फिर पास का सीन देखते हैं जब जेम्स ली है क्या लग रहा है, ये बंदा कहता है कि वो बंदा जी चैंग क्वोक है, फर्स्ट जनरेशन का किंग, उसके सामने अपना गार्ड लेट डाउन बिल्कुल भी मत करियो। बेशक वो कंट्री साइड के अंदर है, लेकिन वो बंदा किंग्स के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो तुम। उसकी ब्लेड का थोड़ा ध्यान रखियो। अब डैनियल बस ये देख रहा होता है कहीं अपनी ब्लेड तो नहीं निकाल देगा। इतने में जी चैंग कहते हैं बेटे क्या डर रहा है तू। और डैनियल थोड़ा थोड़ा फटी में तो बैठा होता है कि मेरे को देखना पड़ेगा इसकी हाथ वाली ब्लेड ना निकल जाए जो जेम्स ने बोली थी। इतने में जी चैंग इसके पास आता है और कहते हैं पागल लगे लड़के, तुझे लगता है तेरे लिए मैं अपनी ब्लेड निकालूंगा बावड़ी बूच। इतने में डैनियल बुरी तरह पंच मार देता है और ये अपना हाथ निकाल लेता है ब्लॉक के लिए। और डैनियल कहता है भाई तूने अब तो निकाल लिया, अब बता ही अब मैं ढूंढ के रहूंगा जी चैंग क्वोक ऑफ फर्स्ट जनरेशन किंग कि क्या मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है। अरे वाह भाई वाह 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 क्या बात है। और तुझे क्या पता है जिन्योंग पार्क के बारे में, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी चैंग कह रहा होता है क्या बोला तूने। और हम देखते हैं यहाँ पर उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम ये जी हैंग क्वोक था, ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे तेरा सक्सेसर बनना है जी चैंग, तुझे पता है मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये सारी चीजें मैं वैसे भी चेंज नहीं कर सकता, मेरे को सिर्फ तेरा सक्सेसर बनना है, मैं तेरा खून तेरा मांस हूँ। इतने में जी चैंग उसका चाटा मार देता है और कहता है बावड़ी बूझ तेरे जैसा फुद्दू मेरा सक्सेसर बनेगा, पागल है क्या, तुझे पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने पढ़ाई छोड़ी है, काम छोड़ा है, धंधा छोड़ा है, कुछ भी छोड़ा है, लेकिन तेरे भाई ने लिटरली चुंगचियोन प्रोविंस के अंदर पूरे के पूरे ग्रुप को टेक ओवर किया था। तेरा भाई इतना पावरफुल है तो उसके आसपास भी नहीं आता, उसने इकलौते ने अकेले ने पूरा रीजन अपने कंट्रोल में ले लिया। तेरी हैंड ब्लेड टेक्निक उसके सामने कुछ भी नहीं है जिबियोम के सामने, और इसलिए चुंगचियोन प्रोविंस को मुझे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही दूंगा जो तुम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इतने में पीछे से वो कहता है अरे यार जी चैंग थोड़ा सा देख तो ले, थोड़ा सा तो ध्यान से देख, मैं जिबियोम को पहले ही हरा चुका हूँ, तो यार हम पे थोड़ा ध्यान देता तो तुझे पता चलता कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुझे पता नहीं चला गया कभी भी कि मैं वेट कर रहा था कि कब वो बंदा एक रीजन को अपने अंदर कैप्चर करेगा, अंडर कैप्चर करेगा और उसी के साथ मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। ले तो इसलिए ये इकलौता रीजन बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ पे सक्सेसर बन रहा हूँ। इतने में जी होंग उसको हेलमेट दे रहा होता है, बट ये बंदा
बंदा उसको पंच मार देता है और कह रहा होता है तू मुझे कह रहा है हेलमेट पहनने को, तू जिहान कोक के लिए डरा हुआ है, पागल है क्या तू। लेकिन हम देखते हैं जे होंग अभी भी उसको हेलमेट दे रहा होता है, बट ये बंदा इतना गंदा पंच मारता है, उसके पैर को पकड़ता है और बुरी तरह मुंह पे मुक्का मारता है, ब्लेड मारता है। बट हम देखते हैं जे होंग बहुत कुछ बिना बोले बहुत आराम से लड़ रहा होता है और इतने में ये बंदा कहता है तुझे पता है कि मैं सक्सेसर बनने वाला हूँ इसलिए मैं हारूंगा तो नहीं। बट अपना जे होंग सिस्टमा यूज कर देता है और बुरी तरह उड़ता है और दूसरी बारी में आयरन फिस्ट करके एक पंच होता है वो यूज करता है, लिटरली इसको घेर देता है और हमारा जी हैंग कह रहा होता है कि क्या था भाई ये, मैन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक लाइट देखी जैसे तूने मारा। इतने में ये बंदा पता नहीं कैसे बटरफ्लाई किक मारता है और ये घूम फिर के उड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैंड ब्लेड की टेक्निक में अव्वल दर्जे के होते हैं तो हम कभी भी चुंग चियोन को अपने कंट्रोल में ले ही नहीं पाते। और इसी के साथ वो जे को मार रहा होता है और कह रहा होता है तुझे पता है मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, मेरा भाई थोड़ा सा फुद्दू है लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। और जे को इतना गंदा मारता है और हम देखते हैं कि लास्ट वाला मूव कर ही रहा होता है, उसको ब्लेड से काटने वाला होता है, बट फिर यहाँ पे लिखा होता है अलाइड। और फिर हम देखते हैं यूजिन बात करता है कि डैनियल ने एक क्रू फॉर्म किया जिसका नाम अलाइड है, उसके अंदर वास्को, जैक, हुडसन ये सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इसको जिसने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है वो है ये। तो मैंडियोक पूछता है कौन है ये, जिसपे ये बताता है कि ये बंदा द सेकंड सन ऑफ द सीईओ ऑफ एच ग्रुप जे होंग है। लेकिन मैंने सुना है कि स्टीव होंग ने प्रैक्टिकली उसको अबैंडन कर दिया है। मैंने सुना है कि लोग उसको लिटरली फोरसेकन यंग मास्टर कहते हैं। यूजिन पूछता है क्या इस चक्कर में उसने अलाइड को ज्वाइन किया है, क्या वो कोई बदला लेना चाहता है या फिर ये कुछ और है। तो मैंडियोक बोलता है इसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो भी अननोन है। इतने में हम देखते हैं यूजिन कहता है नहीं वो अननोन नहीं है, थोड़ा सा रफ एस्टिमेट में लगा सकता हूँ क्योंकि उसको सिखाने वाली और कोई नहीं थी, स्वयं अलेक्जेंडर सोफिया थी और वो बंदी लिटरली जिनचियोल पाक के साथ एक वॉर के अंदर लड़ी हुई है। और जिनचियोल पाक आप लोगों को नहीं पता लेकिन उस बंदे को टैग मिला हुआ है द हीरो जिनचियोल पाक। वो बंदा मैनेजर किम का बहुत ही प्यारा दोस्त है और हम देखते हैं इसकी बॉडी तो अलग ही लेवल पे चमक रही होती है। यूजिन बताता है कि अलेक्जेंडर सोफिया इंडेप्टेड है एच ग्रुप से और इस चक्कर में उसको ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी किसी भी रीजन की वजह से यंग मास्टर को ट्रेन करना पड़ा। और मुझे नहीं लगता अगर अलेक्जेंडर ने ट्रेन किया है तो वो बंदा कोई ऐसे लल्लू पंजो होगा, उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स थोड़ी बहुत तो अलेक्जेंडर सोफिया जैसी होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने लिटरली जॉइंट ब्रेकर करके यूज कर रखा है और हमारा जीचेंग की फट चुकी है, उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं लेकिन वो काट लेता है इसको बुरी तरह। और हाँ भाई साहब एकदम से दर्द हो गया मुझे तो। और जे का लिटरली इस टाइम पे थूक निकल गया था, वो कह रहा होता है और एक लात में जिहैंग को दूर फेंक देता है। और फिर जिहैंग बार बार बोलता है बेटे तू मेरे से दूर क्यों भाग रहा है, और तड़ाक मारता है। लेकिन हम देखते हैं जी होंग उसको मार भी रहा है, बच भी रहा है और भाग भी रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा लिटरली जी होंग कूद जाता है किसी चीज के लिए, बट हमारा ब्लेड वाला हीरो आके जे को पूरी तरह मुंह पे मार देता है और इसी के साथ जे भाई खत्म, लगभग खत्म। और जिहैंग कह रहा होता है कि बेटे तू क्या करने की कोशिश कर रहा था, तू प्रिटेंड कर रहा था कि तू भाग रहा है और मैं अपना गार्ड लेट डाउन कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला, ये फालतू ट्रिक्स है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा पड़े पड़े क्या करता है, हेलमेट उसके मुंह पे रख देता है। ऑब्वियस ही बात है, हमने एक एपिसोड और में देखा था जिसमें इसने लोगन के मुंह पे हेलमेट रखा था फिर उसको बहुत गंदा तोड़ा था। और यहाँ पे हेलमेट रखने के बाद ये बंदा एक स्टिक निकालता है। जिहैंग सोच रहा है ये बावली बूच कर क्या रहा है और ये बंदा जैसे ही स्टिक निकालता है ये उसको एक वेपन बना लेता है और फिर इतनी स्पीड में उस चीज को ऐसे ओरा क्रिएट करके भाई साहब पकड़ता है, क्या लग रहा था। और फिर हम वापस एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर अलेक्जेंडर, भाई साहब क्या सांड है ये औरत और क्या ही बलवान ताकत है भाई, हनुमान जी लगती है थोड़ी थोड़ी है। अलेक्जेंडर कहती है कि बर्थडे एक औरत के घर पे इतनी रात को क्यों आया है, तो यहाँ पर जे होंग उसके पास आ चुका है। अब ऑब्वियसली जे होंग तो कुछ कहता नहीं, खुद ही समझती जाती है। अलेक्जेंडर सोफिया कहती है कि तूने खुद भागना चूज किया था मेरी ट्रेनिंग को रफ बताते हुए और टफ बताते हुए, तो तू वापस क्यों आया, क्या तू अपने दोस्त को बचाना चाहता है, तू स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि तू अपने दोस्त को बचा सके। चल ठीक है जे होंग, लेकिन इस बार मैं तुझे भागने नहीं दूंगी, तुझे बता देती हूँ अब तू बेसिक से स्टार्ट करने वाला है और बहुत ही गंदा, तेरे को मैं बना के भेजूंगी बढ़िया सूतली बॉम्ब, समझ आ गया। ये मार्शल आर्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीथल था लेकिन मैंने इसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको और भी ज्यादा फॉर्मिडेबल बना दिया। अब इसको हम कहते हैं द अलेक्जेंडर अर्निस। और यहाँ पर भाई जो पैनल की लिटरली इन्होंने फिशी चीजें छेड़ी है ना, क्या डेप्थ है भाई। लाइटनिंग तो लाइटनिंग, लेकिन जो मारा है इसको कितना गंदा मारा होता है। हम देखते हैं जिहैंग की जान निकल चुकी है। अलेक्जेंडर कह रही होती है कि तेरे हाथ को लाइटनिंग जितना तेज होना चाहिए, तेरी स्पिरिट को इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग होना चाहिए कि लिटरली वो बियर जैसी होनी चाहिए। ये जो अलेक्जेंडर अर्निस है ना, ये एक लीथल मार्शल आर्ट है, इसलिए मेक श्योर करिए तो अपने ओपोनेंट को एक हेलमेट तो पक्का पहना दे। और जिहैंग की जो फुस्सी भर दी है ना भाई जे होंग ने, बस पूछो मत। फिर बाद में जे होंग याद करता है सारे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे मोमेंट्स डैनियल पार्क के साथ, ये वो फलाना धमकाना, तो वो उसके पास आया कब, फिर बाद में जे होंग उसके लिए रोया। और यहाँ पर जिहैंग कहता है मैं हार गया रामजादे, हार गया, मैंने इतने सारे लोगों को लड़ते हुए देखा है लेकिन कोई भी तेरे जैसा गुड नहीं है, डैम इट, मैं कभी भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बता देता हूँ कि बिग ब्रो
और भी अलग लेवल पे। और यहाँ पे जीचेंग कह रहा होता है अगर तू इससे थोड़ा सा भी ज्यादा वीक होता ना तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता। अब यहाँ पर डैनियल पार्क की कोर पंच मार देता है, बट हम देखते हैं इसने बहुत आराम से रोक लिया है। बट जीचेंग कहता है तेरे पास कोई टीचर है ना, सच सच बता, चल हम एक हाथ से स्टार्ट करते हैं। और ये बंदा लिटरली उसे एक हाथ से उठा लेता है। और डैनियल बोलता है इसकी पावर बहुत ज्यादा फेमिलियर है, ये लिटरली इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत आसपास आती है गन पार्क जैसी। अरे आसपास नहीं आती भाई, शांत हो जा। और यहाँ पे जीचेंग कह रहा होता है बेटे फिर मेरे से भीख मत मांगियो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कभी भी मर्सी नहीं दिखा दी। ओ भाई इसके हाथ देख रहे हो क्या पैनल है भाई, लिटरली इसने सच में बहुत पावरफुल बना लिया अपने हाथ को, है ना। डैनियल की फट जाती है जीचेंग कोक को देख के। वो सोचता है कि अगर इसने मुझे मारा तो मैं लिटरली मर जाऊंगा, वापस पैदा होने से डर जाऊंगा। और जीचेंग कोक के जैसे ही वो मारता है तो जीचेंग कोक कहता है कि ओए तूने एक पुलिस ऑफिसर को मारा, तुझे शर्म नहीं आ रही। और यहाँ पे डैनियल बोलता है फर्स्ट जनरेशन किंग सच में एक जनरेशन के किंग है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम पास का एक सीन देखते हैं जब गन पार्क कह रहा होता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे को लड़ना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन के किंग से। और जो फर्स्ट जनरेशन के किंग्स है ना वो उस एरा से आते हैं जहाँ पे द वॉर ऑफ एज कहलाते थे। और तुम्हें पता ही है स्पेशली द किंग्स, वो लोग लिटरली कंपेयर हो ही नहीं सकते सेकंड जनरेशन के साथ। शायद ऐसा हो सकता है तू जैसे ही उसके सामने जाए तू ओवरवेल्म हो जाए, ऐसा हो सकता है तेरी विल फाइट करने की वो भी खत्म हो जाए, तू भागना चाहे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुई। गोजो याद आ गया भाई, गोजो सातोरा याद आ गया। और गन कहता है तू मेरा स्टूडेंट है, टेंशन मत ले। यहाँ पर भाई ये बंदा एक लात मारता है। गन कह रहा होता है मुझे एम्बेरस मत करियो। और हम देखते हैं डैनियल कहता है आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं आज नहीं हार सकता हूँ। और जीचेंग को तोड़ता है भाई, जेन्युइनली टॉय करता है उसके साथ। तो जीचेंग बड़े बड़े कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तू मुझे हरा सकता है, लेकिन कोई नहीं, तेरा पैर बहुत अच्छा है, चल मैं तेरे को एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके चलूं। लिटरली इस बंदे ने एक हाथ से इस बंदे को पूरा घुमा दिया, और लिटरली ऐसा घुमाया इसके मुंह में हमें ब्लैक होल दिख जाता है। फिर उसका मुंह पकड़ता है और इतनी डिटेल थी इस वाले चैप्टर के अंदर भाई, लिटरली होठ के बीच में इसका हाथ आ जाता है, उसका अंगूठा आ जाता है, और ये बंदा उसको पकड़ के सीधा दीवार में मारता है और कहता है ये ले, एक ये ले, और ये ले उड़ते हुए अब तेरे को मैं अब मार ही दूंगा। और यहाँ पे डैनियल पार्क का किस्सा खत्म। वो बंदा जेन्युइनली गिर ही रहा होता है, मर ही रहा होता है। और डैनियल सोचता है अब क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं है। इतने में वो जनरेशन किंग इसे पकड़ता है और कहता है बेटे रुक जा रुक जा रुक जा, हम किंग्स वगैरह थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, हमें थोड़ा खेलने का ज्यादा मजा आता है, इसलिए अब मैं तेरे साथ खेलूंगा। और हम देखते हैं डैनियल सोचता है मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब किया, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या चक्कर है। और यहाँ पर इसका हर्ट कांप जाता है, गर्म हो जाता है, फिर ये बंदा बन जाता है वापस क्रेजी डैनियल। भाई साहब इस बात पे तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और इससे मुझे याद आया, जाकर है ना रस्ट मानवा को देख लो, बार बार नहीं बोलूंगा, जाकर देखो, एक लाइक करो, कमेंट करो, बोलो लुकिज्म से आए हैं, समझ आया, गुड। और यहाँ पे डैनियल पहले मुक्के में उसको तोड़ता है भाई, बहुत गंदा। जीचेंग सोचता है अरे अच्छा तो ये सेल्फ लोथिंग है। भाई जीचेंग को भी बहुत सारी चीजें पता है। और डैनियल कहता है ओए बुढ़े आदमी एक फेवर करेगा, और उसकी नाक में उंगली डालता है और कहता है प्लीज यार ऐसा प्रिटेंड करना बंद कर दे कि तू सबसे ज्यादा बड़ा है, तू सबसे पावरफुल है, तुझे पता है ये तेरे जो एटीट्यूड है ना वो मेरे को हर्ट करते हैं, तुम सब लोग इतने बावड़े हो कि तुम सब सिर्फ एक बंदे से हारे थे, और वो कोई नहीं था, वो जेम्स ली था। और भाई इतना गंदा मारता है ये बंदा, क्रेजी डैनियल बन चुका है। मतलब एक चीज तो सिंपल सी बात है कि चलो परफेक्ट बॉडी वाले डैनियल के पास 3 4 5 6 सारी चीज हो सकती है, बट इसके पास कैसे सारी चीजें हैं। इसके पास फाइट्स एबिलिटी है, कॉपी एबिलिटी है, सेल्फ लोथिंग है, मास्टरी भी आएगी कभी ना कभी, फिर पाथ भी आएगा। कैसे भाई कैसे, कोई तो समझाओ। और लिटरली जीचेंग को जो तोड़ा था ना मजा ही आ गया। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब है ना जेम्स ली वापस वो लॉलीपॉप खाते हुए कह रहा होता है जीचेंग कोक किंग ऑफ चुंगचियोंग, या फिर मैं तुझे कहूँ द फॉर्मर किंग ऑफ सियोल। तो कुल मिला के जीचेंग कोक पहले कभी सियोल का किंग भी रहा था, लेकिन एक बंदे ने आके इसकी फुई 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 कर दी थी। तो जेम्स कहता है उस बंदे ने अकेले आके तेरे को तोड़ा और उसके बाद अब तू चोंगचियोंग को संभाल रहा है। अरे चंगचियोंग भाई वो कमेंट करते हैं मत डोलना, गलत बोल दिया फलाना दिमकाना, मतलब कर देना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा मत होना गाइस, और एक लाइक भी ठोक देना। और जेम्स कहता है तूने उनके साथ क्या किया, जो ओरिजिनल किंग था चुंगचियोंग के साथ, तूने उसको भगा दिया, उनकी कोई फैमिली नहीं थी क्या बावड़ी बूच। उस आदमी के अंदर लेजेंड आदमी का खून बह रहा है, वो आदमी किसी से भी पिटने नहीं वाला, जेन्युइनली वही इकलौता किंग होना चाहिए सियोल का, और वो अब है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं ऐसे बंदे की जो इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा कि बस पूछो मत। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो ओए कमेंट मत करना, शांत हो जाओ, स्पॉयलर्स क्यों दे रहे हैं सबको, शांत 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 कमेंट करके बताओ, अब बताओ। सॉरी। जेम्स कह रहा होता है कि तुझे पता है, तूने सुना ही होगा कि मैं सारे के सारे किंग्स की कोई ना कोई पार्ट्स बॉडी पार्ट ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने गैंगस्योप का पैर ले लिया, ताइसू की मैंने आंख ले ली, लेकिन तुझे पता है मैं तेरे पास से कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ। और गाइस जेन्युइनली ये वाला जेम्स
जेम्स जो था ना वो लिटरली क्रेजीली बहुत बहुत फ्रीकिंग हॉट लगता था। जेम्स कह रहा होता है मैं तेरे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, तुझे मैं बता देता हूँ। इतने में जीचेंग कहता है लड़के थैंक यू सो मच, तूने इतनी ज्यादा शिटी मेमोरीज मेरी याद दिला दी। और डैनियल हंस रहा होता है बहुत क्यूटली, ही इज लाइक पापा मुझे टॉफी देंगे वाओ। और यहाँ पे जीचेंग अपना हाथ उठाता है और वो कहता है अब मैं दिखाने वाला हूँ कि क्यों लोग मेरे को कहा करते थे द किंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, द किंग ऑफ सियोल। और लिटरली ये बंदा ऐसा मारता है बस पूछो मत, बट डैनियल जस्ट समहाउ बच जाता है। वो कहता है कि मैं मर जाता इस अटैक से। तो इतने में जीचेंग अपनी आंखें लाल करता है और वो कहता है रुक जा बेटी अब बताता हूँ। वो इतनी गंदा ब्लेड मारता है लिटरली दीवार फट जाती है और डैनियल कैसे जैसे बचता है। और यहाँ पे सिर्फ डैनियल बच बच के भाग रहा है, बट जीचेंग कहता है अब कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंस, तू अभी तो बहुत श्योर था कि तू मेरे से लड़ लेगा, मेरी ब्लेड से लड़ लेगा। और डैनियल की फटी पड़ी वो बस यही सोच रहा है कि इस बंदे को हेड ऑन में मैं कभी भी नहीं हरा सकता हूँ, मुझे इस पे तब अटैक करना चाहिए जब इसकी हैंड ब्लेड कहीं और हो या फिर डाउन हो या फिर कहीं फंसी पड़ी हो। इतने में जीचेंग एक और ब्लेड से उसको मार ही रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक ओपनिंग है और ओपनिंग होते ये बंदा अटैक कर देता है, उसको लिटरली बाहर फेंक ही रहा होता है। बट हम देखते हैं जीचेंग भी लाइक ओए बेटे रुक जा तेरे को घुमाता हूँ, और इसको घुमा के लिटरली भाई गाड़ी में दीवार में कहाँ दे के मारा बस पूछो मत। लेकिन इसका हाथ है ना फंस जाता है और हम देखते हैं डैनियल सोचता है यही मेरा चांस है, वो ऊपर उठ के स्पिन करके किक मार ही रहा होता है। अब यहाँ से क्रेजी डैनियल वापस अपनी औकात में मतलब होश में आ चुका है। इतने में हमारा जीचेंग बहुत आराम से लिटरली उसको अपने अपर हैंड की तरफ से मार देता है और जहाँ पे डैनियल पाक की क्या फटी। वो कहता है इस बंदे ने लिटरली अपना अपर हैंड भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मैं इससे जीतू तो जीतू कैसे। और इतने में हम देखते हैं जीचेंग अब ऊपर से आके उसको लिटरली मार ही रहा होता है, मार देता है। अब पता नहीं लगी नहीं लगी, लेकिन ये कहता है ये क्या है, क्या ये तेरे दोस्त है। और यहाँ पर हुडसन और जे ने आके इसे बचा लिया। हुडसन कहता है ये बहुत बड़ा ऑनर है आपसे मिलना, फर्स्ट जनरेशन की किंग, मैं अनदर रीजन का एक बंदा हूँ। इतने में हम देखते हैं जीचेंग भी लगे तू ताइसुमा का बावड़ी पूछे ना, चल निकल, मेरे को वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ से चल आ जाए, पहले मैं तुम दोनों को मारता हूँ फिर देखता हूँ। इतने में हम देखते हैं ये बंदा जे को मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं अब डैनियल वापस जाग चुका है और वो कहता है अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। और इसने जो टेक्निक यूज करी थी वो थी जेम्स ली की। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पैनल था ये लिटरली ऐसा है कि इसने मास्टरी स्पीड वाली मास्टरी अचीव कर रखी है, क्योंकि इसने बिना स्पीड ऑफ मास्टरी के ये लिटरली इनविजिबल अटैक मारा था। और जीचेंग कहता है ये टेक्निक तो वही है ना। और फिर यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है थैंक यू सो मच गाइस, अगर तुम लोग नहीं आते तो शायद आज मैं मर जाता, बस ओके अब मैं हैंडल करता हूँ सारी चीजें अपने हिसाब से। एक ऐसे ओपोनेंट को सिर्फ मैं ही एनकाउंटर करना चाहूंगा और अब मैं ही संभालूंगा। और मुझे सच में फर्स्ट जनरेशन किंग तक के लोगों तक को हराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सफर अब बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। और जीचेंग बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है तुझे पता है कि लोगों के मूव्स कैसे कॉपी करते हैं, लेकिन ये एबिलिटी सच में तेरे पास आके बहुत बड़ी वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि तू बहुत बड़ा वीकलिंग। और भाई साहब डैनियल पाक है ना लिटरली अपने दोनों हाथ जेब में फंसा के खड़ा है और जीचेंग कह रहा होता है क्या तू सच में फाइट करना चाहता है एक फर्स्ट जनरेशन किंग से एज जेम्स ली। ये बंदा कॉपी कर लेता है जेम्स ली को और लिटरली क्या बहुत सही लग रहा होता है यार। और यहाँ पे डैनियल एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो कहता है मैं पीछे खड़ा रह के कुछ कर नहीं सकता हूँ, तूने बोला था ना जेम्स ली ने तेरा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं लिया, चलो ठीक है आज वो तेरा दिन है, क्यों ना आज तेरे से तेरा बॉडी पार्ट मैं लेके चला जाऊंगा। क्या बढ़िया लाइन थी भाई। ये कहता है आज मैं वो आदमी बनने वाला हूँ जो तेरे पास में आके तुझे सताता था। भाई साहब अब यहाँ पे जीचेंग कहता है लड़के मुझे समझ आ रहा है तेरे में टैलेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीम है। जीचेंग कहता है अगर तेरे पास ये एबिलिटी है कि तू इमिटेट कर सकता है 10,000 लोगों को, लेकिन फिर भी तू उस एक लोते आदमी को लिटरली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो आदमी बहुत अलग है। और यहाँ पे जेम्स ली को जो ओरा फॉर्म करने के लिए बुला लिया ना इन लोगों ने इस चैप्टर में, क्या वाह, मतलब वैसे तो रेफरेंस ही है लेकिन एक तरीके से बुलाया, बहुत बढ़िया। और जीचेंग कह रहा होता है यू आर सिंपली नॉट ऑन हिज लेवल, बट ब्रो यू फॉरगॉट डैनियल इज द मेन कैरेक्टर एंड ही इज लाइक ले भाई मैं बताता हूँ। और यहाँ पर भाई साहब डैनियल ने एक किक में बता दिया कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। डैनियल कहता है ये एक केक वो है, बहुत सिंपल है ब्रो ये। जीचेंग कह रहा होता है ये सच में ये कर रहा है। अब भाई जीचेंग हर एक मूव ट्राई कर रहा है बट लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और डैनियल उसको तोड़ रहा होता है। डैनियल लिटरली बैक स्पिन किक मारता है सेम एज जेम्स ली, और भाई साहब क्या गंदी मारता है भाई, मजा आ गया देख के। और अगर आप लोगों को भी मजा आया तो मेरी बाकी की वीडियो जाके देखो, रस्ट मानवा देखो, समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ ही नहीं आ रहा। जीचेंग कह रहा होता है ये लिटरली वैसे ही लड़ रहा है जैसे जेम्स ली उस दिन लड़ रहा था, ये बंदा इतना सही कैसे। बट इतने में हम देखते हैं जीचेंग ने उसका पैर ऐसे पकड़ लिया, पता नहीं तो नहीं होने वाली।
और अगले पैनल में जी चंग उसके ऊपर लिटरली अपने हाथ से बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और कह रहा होता है तेरे पास सब हो सकता है लेकिन उसकी जैसी स्पीड नहीं है। बट हम देखते हैं डैनियल भी लाइक मुझे पता है बाबू, मुझे पता है मैं वो नहीं कर सकता हूँ। इस बंदे ने अटैक यूज किया है ये वाला स्पिनिंग वाला। ये बंदा बताता है कि जेम्स ली के मूव्स कॉपी करना ये एक ट्रिक थी, मैं तो शुरू से ही ये करने वाला था। और भाई साहब इसने जी चंग को भी धर दिया है, बहुत गंदा अटैक लैंड कर दिया है सीधा उसके मुंह पे। और यहाँ पर हम देखते हैं हुडसन कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये बंदा एक फर्स्ट जनरेशन के किंग को कैसे हरा सकता है। बट डैनियल कहता है नहीं अभी नहीं हुआ, ये फाइट अभी बस स्टार्ट हुआ है। ये बंदा भी सिगरेट चास रहा होता है लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई गन जैसी सिगरेट कोई नहीं चास सकता। क्या चासता है वो, क्या चासता है? कई लोग भाई मुझे कमेंट में आके ये बोलते हैं कितनी अजीब सी बात है। सॉरी भाई सॉरी, मेरे को क्या मैं क्या करूँ, अच्छा लगता है भाई, गन अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जी चंग कह रहा होता है कि अरे बाप रे अगर सोचा जाए तो सच में सेकंड जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुझे पता है मैंने रूमर सुने थे, मैंने सुना था ताइसुमा और स्योकडू वोंग दोनों के दोनों लड़ाई करते करते बहुत ज्यादा फायर्ड अप हो गए थे। और वो भी लड़ाई किससे कर रहे थे, सेकंड जनरेशन थे। और स्योकडू वोंग तो बेटे एक बंदे से हारा भी है, बहुत अजीब बात है। अब मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि वो क्यों हारा है। तुझे पता है मैं यूं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ द रीजन व्हाई आई एम स्ट्रॉन्गर देन द अदर किंग्स। सबसे पहली चीज मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं फास्ट भी हूँ। और जी चंग आके बहुत स्पीड में उसको बुरी तरह मारता है। डैनियल कहता है मेरे हाथ टूटने वाले हैं। फिर जी चंग कहता है कि वो बेटे रुक जा। डैनियल कह रहा होता है मेरे को डिस्टेंस बनाना पड़ेगा दूसरे के बीच में। इतने में जी चंग बहुत पागलों की तरह हंसते हुए अपनी ब्लेड लेके उसे मारता है और बहुत ही गंदा दीवार में देके मार देता है। और डैनियल के मुंह से बस यही निकल रहा होता है कि ये बहुत डेंजरस है, इससे अगर पिट गए ना तो खत्म है। यहाँ पे जी चंग लिटरली डैनियल की गर्दन तोड़ चुका है और डैनियल बस एक चीज कह रहा होता है द पावर इट्स बियॉन्ड बिलीफ। और यहाँ पे जी चंग को क्या तोड़ रहा होता है, जी चंग कह रहा होता है अभी रुकना बेटा, अभी नहीं हार सकता। यहाँ पे इतने में हम देखते हैं ये दोनों लड़के भाग के आ रहे हैं बचाने के लिए, कह रहे होते हैं रुक थोड़ा सा रुक। इतने में वो डैनियल पाक को बहुत बुरी तरह मुंह पे मार के सपाट सटाप खपाट खत्म कर देता है कुल मिला के। इतने में जी चंग कहता है तूने बहुत लेट बुलाया अपने दोस्तों को, इनको शुरू से आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं अब मैं इनको खत्म करूँ। भाई क्या गंदा दबा रखा होता है इसके मुंह को। जी चंग कहता है चलो कोई नहीं अब मैं तुम्हें भी खत्म करके देख सकता हूँ। तो तू है ना ताइसुमा का प्रीशियस प्रोडिजी है, देखता हूँ क्या कर सकता है। इतने में आवाज आती है और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पाक खड़ा हो चुका है। और हमें ये वाला सीन पहली बार देखने को मिलता है इस पूरे लुकिज्म सीरीज के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी नहीं देखा था कि छोटे वाले डैनियल की आंखें काली हो। और यहाँ पर ये बंदा क्रेजी फॉर्म के अंदर सारे लोग शौक है इसकी आंखें काली हो चुकी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई मस्त 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 यार, जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, पागल हो गए तुम लोग, कितना टाइम लगाते हो, लाइक करो जल्दी। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे गनपा कह रहा होता है बेटे तुझे पता है मैंने तुझे क्यों चूज किया था। डैनियल कहता है मुझे नहीं पता, शायद मैं एक ब्लैंक कैनवस हूँ इसलिए। तो गन कहता है गलत बात और ये बंदा उसकी गर्दन दबा देता है ऐसी कि वो मर जाए। और गन कह रहा होता है क्योंकि तेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है बेटे। मैंने ऐसा पोटेंशियल सिर्फ कुछ लोगों में ही देखा है। एक तो मैंने डैनियल पार्क में देखा था, लेकिन एक बंदा जिसका नाम भी डैनियल पार्क है उसके अंदर सेम टू सेम क्वालिटीज, क्या बात है। अब यहाँ पे डैनियल लिटरली मरने की हालत में है और गन कह रहा होता है बेटे तूने सारी की सारी लड़ाई की फॉर्म सब कुछ सीख लिया है मेरे से, मैं बता देता हूँ। मैंने तेरी बॉडी के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, हर टाइप ऑफ फाइटिंग टेक्निक जो भी सूरज के अंदर आती है सब कुछ तेरे अंदर मैंने फिट कर दिया है। लेकिन इस फीलिंग को याद रखियो, मरने वाली फीलिंग को याद रखियो। जब तू बेटे मरने वाला हो ना तब भी याद रखियो तुझे लड़ना है, लेट डेथ ओवरटेक योर बॉडी। और जैसे ही तुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल जाए बेटे, जो सब तूने मेरे से सीखा है मैं तुझे बताता हूँ, तू फर्स्ट जनरेशन के किंग को भी हरा सकता है। और हम देखते हैं जी चोंग भाई साहब लिटरली अपनी ब्लेड लेके उसे मार ही रहा होता है, बट डैनियल लिटरली भाई स्पीड ऑफ मास्टरी अचीव तो नहीं करी लेकिन उसी स्पीड में उसको तोड़ता है। और इतना गंदा जी चंग वापस अटैक करता है, डैनियल ब्लॉक करता है और भाई साहब उसके हाथ को पकड़ के ग्रेट 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 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड पे ये बंदा सबको इतना गंदा फोड़ता है बस पूछो मत। पहले लगा था नॉर्मल अटैक है, बट अगले पैनल में ये अटैक इतना बॉम्बार्डर था कि बस पूछो मत। जी चंग को के लिटरली मुंह से बाहर आ जाती है। और इतने में हम देखते हैं डैनियल लिटरली उसके ऊपर खड़ा है और ये बंदा भाई साहब सेम जेम्स ली वाला अटैक करता है और क्या गंदा तोड़ा था उसको। फिर वापस जी चंग खड़ा होता है, उसको वापस ब्लेड से मारता है, वापस ये बंदा बच जाता है। और जी चंग बहुत बड़ी बात कर रहा होता है कि अब मुझे समझ आया स्योकडू वोंग क्यों हार गया था। तुझे पता है मैं अदर किंग्स के जैसा क्यों नहीं हूँ, एक तो मैं उनके जैसा ब्लड थर्स्टी नहीं हूँ, वो मैनिएक है, मैं वैसा नहीं हूँ। एक फाइट को लड़ते हुए मुझे वो थ्रिल नहीं आती, लेकिन आज मैं बहुत फायर्ड अप फील कर रहा हूँ, तुझे बता देता हूँ। और यहाँ पे डैनियल और ये दोनों आमने सामने, ये दोनों एक दूसरे के सामने भाग रहे हैं और ये दोनों टेस्ट करने वाले हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी चंग
बहुत हंस रहा होता है। डैनियल सिंपल फॉर्म में आ चुका है, ये बंदा हंस नहीं रहा होता और ये दोनों एक दूसरे पे ये लात मारता है, जी चंग हाथ मारता है और दोनों बहुत गंदा बैंगर अटैक कर देते हैं और इतना बड़ा धमाका था बस पूछो मत। लेकिन शिट कौन है ये बुड्ढा? यहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है अरे बाप रे कितने टेरिफाइंग यंग आदमी हो तुम लोग, क्या तुम सच में एक दूसरे को मारना चाहते थे क्या? तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ ना, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में हुडसन कहता है ये क्या चल रहा है, इस इकलौते बंदे ने इन दोनों को रोका तो रोका कैसे? भाई साहब कैसे रोका? आई रियली डोंट नो। और यहाँ पर ये बुड्ढा बहुत जोर से चिल्लाता है अबे तुम मुझको बहुत जल्दी कब्र में भेजोगे क्या पागलो, स्नैप आउट करो इन फालतू लड़ाइयों में से। और डैनियल अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से नॉर्मल में आ जाता है और नॉर्मल में आते ही वो कहता है अरे ये तो वही बुड्ढा है ना जो मेरे को यहाँ पे लेके आया था, वो काउबॉय वाला मालिक, ये तो वही है जिससे मैं विलेज में मिला था। इतने में जी चंग उसके सामने बो करता है बहुत आराम से और वो कहता है सॉरी सरकार, हमने आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दी थी, आप यहाँ पे क्यों आए हो सर? तो वो बुढ़ऊ बताता है मैं यहाँ पर बहुत जल्दी भाग के आया हूँ क्योंकि मुझे एक रियलाइजेशन हुआ थोड़े टाइम बाद। तो जी चंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा सर आप क्या कह रहे हो? तो वो बुड्ढा कहता है अबे बावली बूझ, तू इसे देख के नहीं पहचान पा रहा, इस यंग मैन को देख के समझ नहीं पा रहा कि ये कौन है? तो जी चंग उसको घूर के देखता है। डैनियल कहता है क्या 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 मैंने क्या 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 हो गया मेरे मुंह पे, सही है ना? तो बुढ़ऊ कहता है कि अबे जी चंग तो इस आदमी को भूल गया, इस आदमी के चेहरे को भूल गया। अरे हाँ ऑब्वियसली ये बंदा थोड़ा सा यंग हो चुका है लेकिन आज भी मैं इसको बहुत साफ तरीके से देख सकता हूँ। ये लिटरली सेम टू सेम फेस है जैसा जिन योंग पाक का हुआ करता था जब वो यंग था। ओ भाई साहब क्या चल रहा है? जिन योंग पाक क्या इसका बाप है क्या नहीं है? कोई तो समझा दो। अगर इसकी शक्ल जिन योंग पाक जैसी है तो भाई बाप भी होना चाहिए, चाचा तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जी चंग शॉक्ड है, वो कहता है क्या सच में हमने गड़बड़ कर दी इतनी बड़ी? अब यहाँ पे इन लोगों ने एक गड़बड़ कर दी होती है, इस बंदे ने इसको अपना एनिमी मान लिया जबकि ये बंदे सिंपली सिर्फ ढूंढ रहे थे जिन योंग पाक को अपने ढूंढने के लिए। और यहाँ पे वो बड़ो कह देते हैं, अंकल कह देते हैं कि मैं अश्योर कर सकता हूँ कि ये बंदे गलत नहीं है। तो बेटे तेरा नाम डैनियल पाक ही था ना? जब मैंने तेरे को फिगर आउट कर लिया ना, मुझे लगा कि मैं आपको यंग मास्टर बुलाऊंगा। यंग मास्टर बुलाएगा? वाह। बुढ़ू कह रहा होता है कि आपने कहा था यंग मास्टर की आप कंट्री साइड में आए हो जिन योंग पाक के बारे में ढूंढने, है ना? सही कहा ना? चलो मैं अब आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये बंदा है बाक गू नो, ये गैप्रियोंग केम ड्राइवर है, मतलब ये बंदा लेजेंडरी फिस्ट गैंग का एक ड्राइवर है। ओ भाई साहब। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जीबियोम क्वॉक बहुत खुश था। भाई इसका नाम मैंने बहुत बार गलत बोला है, प्लीज यार थोड़ा ज्यादा कमेंट कर करके मेरे को गाली मत देना भाई साहब, भूल जाता हूँ भाई, अजीब अजीब नाम है यार। और ये बंदा हंसते हुए कह रहा होता है सॉरी हमने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम तो अपना भाई लोग हो, मुझे पता ही नहीं था। ये बंदा लिटरली हब्स के अंदर बैठा है और इसने हुडसन को स्नेक्स के अंदर बैठा रखा है। तो हुडसन कहता है भाई वो सब तो ठीक है, सॉरी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन तूने मेरे को स्नेक्स वाले टब में क्यों डाला और तू खुद हब्स वाले में? इस पे वो कहता है जीबियोम कि अरे स्नेक्स वाले थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा जल्दी रिपेयर करते हैं। तो हुडसन कहता है चलो कोई नहीं, तुम लोग है ना कभी इंसान आना जब भी टाइम। इतने में हम देखते हैं इसका ये वाला भाई था, ये कह रहा होता है भाई मैंने बोला कि आई एम सॉरी, तू मेरी अपॉलॉजी लेगा या नहीं लेगा मुझे ये बता दे, क्या तुझे क्या चाहिए, तेरे नीज के ऊपर कुछ लगाऊं? और हम देखते हैं जी ओ भाई साहब क्या लग रहा है, इसकी बॉडी और भी तगड़ी है यार, ये बंदा बहुत हैंडसम लग रहा होता है। ये बंदा अपने ऊपर बैंडेज भी नहीं लगा पा रहा होता है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, ये सब लोग एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं और वो जीबियोंग कहता है कि वो बुढ़ा आदमी क्या सोच रहा था इस बड़ी वाली फाइट में आने के लिए। फिर हम देखते हैं डैनियल पाक इन दोनों के सामने बैठा और यहाँ पर ये लोग बात करते हैं और डैनियल कहते हैं क्या आपने सोचा कि मैं चार्ल्स ट्रेवर का लड़की हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बुढ़ो कहता है मुझे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था आपको, मेरी गलती यंग मास्टर, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तो डैनियल को समझ आ जाता है जो क्रू अटैक कर रहा था इन लोगों के ऊपर वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लोग सोचे कि चार्ल्स चोई इन पे अटैक कर रहा है, इनको ढूंढ रहा है, बागुना या फिर जी चैंग क्वॉक, इन दोनों को। और इन दोनों का प्लान कुछ और होता है, वो चार्ल्स चोई को हराना चाहते हैं। फिर बुढ़ऊ कहता है कि चार्ल्स चोई भी ढूंढ रहा है जिन योंग पाक को, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यार ये सारी चीजें इतनी ज्यादा रिलेटेड क्यों है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बार बार कि जेम्स ली ही चार्ल्स चोई है, पता नहीं भाई क्यों। और फिर हमारा जी चैंग क्वॉक सारी बातें समझाता है कि जो चार्ल्स चोई है ना वो भी जिन योंग पाक को ढूंढ रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी सिंपली बस ये है कि जिन योंग पाक को वो बंदा ना ढूंढ पाए। और क्योंकि हम जिन योंग पाक की साइड में है तो इसका मतलब तो यही है कि हमें उसे रोकना ही पड़ता, लेकिन मैंने ही तुम लोगों पे अटैक किया था तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। तो डैनियल कहता है इट्स ओके, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही क्लियर कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जिन योंग पाक को कैसे जानते हो? तो जी चैंग बताता है कि ऐसा समझ लो कि मिस्टर नो है ना वो इंडेप्टेड है जिन योंग पाक के लिए, मतलब ये बंदा कर्जदार, ये बंदा ओ करता है जिन योंग पाक को और जी चैंग क्वॉक ओ करता है मिस्टर नो को, समझ आ गया? और यहाँ पे ये बाकी को जो भी नाम था इस बुढ़े अंकल का, ये बताते हैं कि हाँ मैं भी चार्ल्स चोई से भाग रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं चार्ल्स चोई से एक रिवेंज लेने की। तो डैनियल कहता है रिवेंज ऑफ चार्ल्स चोई, ये क्या चल रहा है? तो बुढ़ो बताता है रिवेंज दैट एवरी मेंबर ऑफ गैप्रियोंग किम्स फिस्ट गैंग मस्ट सीक, ये ऐसा रिवेंज है जो हर एक मेंबर को लेना है, गैप्रियोंग कैंप की फिस्ट गैंग का लेना ही लेना है, वो चार्ल्स चोई से है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे लीडर के सेक के लिए, मतलब जिन योंग पाक के सेक
फेक के लिए। अब भाई मुझे जानना है, अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो बताना। पहला क्वेश्चन ये कि जी चैंग कोक मिस्टर नो का इंडेप्टेड क्यों है, मतलब ये बंदा क्यों ओ करता है मिस्टर चो को। दूसरी चीज ये कि जिनयोंग पार्क इन लोगों का लीडर कैसे है, मतलब आप लोगों को पता होगा आई नो, तो मुझे बताओ जिनयोंग पार्क इन लोगों का लीडर है तो है कैसे। फिर डैनियल बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ जानना चाहता हूँ, तो जी चैंग कहते हैं क्या। ये बताता है कि मैं जब से इस कंट्री साइड आया हूँ ना, जिनयोंग पार्क के बारे में जो भी जानना चाहता हूँ और जितना भी डीपर मैं घुसता हूँ इस चीज के अंदर, डिग करता हूँ, मेरे को और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही मिले जा रहे हैं। मेरा रिलेशनशिप जिनयोंग पार्क के साथ क्या है, मेरी मदर के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका, एंड मिस्टर नो आप मुझे यंग मास्टर क्यों कहला रहे हो। और यही सेम क्वेश्चन मेरा है, क्यों कहला रहा है भाई वो उसको यंग मास्टर। फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, ये हाथ रखता है उसके ऊपर। फिर वो बड़ो कहता है कि बेटे मेरी बात सुनो, तुम हमसे जानो उससे अच्छा अपने घर वालों से ही जानना। इसका मतलब मैं तुझे जिनयोंग पार्क का रास्ता बता देता हूँ, वो भी कहाँ पर है मैं तुझे बता देता हूँ, तू वहीं पे जाके मिल सकता है और उसको मेरा नाम बता दियो, वो समझ जाएगा कि मैं हूँ। और डैनियल बस यही सोच रहा होता है कि जिनयोंग पार्क के पास मेरी दूसरी बॉडी है तो क्या चक्कर है, मेरे को ढूंढना तो पड़ेगा, क्या ही चक्कर है, देखते हैं। लेकिन मुझे उसकी प्रिसाइज लोकेशन नहीं पता है, तो चलो अच्छी बात है, मुझे लोकेशन मिल जाए तो जिनयोंग पार्क को भी ढूंढ सकता हूँ, इन आंसर्स को भी ढूंढ सकता हूँ, अपनी सेकंड बॉडी को भी ढूंढ सकता हूँ, बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं। फिर ये बंदा बहुत प्यार से एक एड्रेस लिख के भेज देता है, और ये एड्रेस कहीं का नहीं होता, ये एड्रेस होता है लिटरली सियोल के बिल्कुल सेंटर ऑफ मिडिल ऑफ सियोल का। और फिर ये हमारा डैनियल बहुत आराम से बहुत प्यार से वो करता है और कहता है थैंक यू सो मच सरकार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अब मैं जा रहा हूँ जिनयोंग पार्क के पास। और फिर ये सारी बातें करके वो निकलने की बात कर ही रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं, थैंक यू फलाना धमकाना पंकाना पंकाना सब कुछ चल रही है। और फिर डैनियल लास्ट में थैंक्स वो एवरीथिंग करके निकल रहा होता है। लेकिन फिर डैनियल वेट करता है, कुछ सोच रहा होता है, तो जी चैंग एकदम से कहता है क्या हो गया बेटा, कुछ कहना है क्या। तो इतने में डैनियल वापस चीजें याद करता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल कॉम्बैट पावर प्रोसेस करता है ये बंदा। तो ये बंदा पास जाता है और कहता है कि मैं इनको शायद अपने क्रू को ज्वाइन करवा तो नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए ये बंदा जाके सीधा एक चीज पूछता है, क्या आप मुझको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लैंड कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ उधार दे सकते हो। और डैनियल बस यही सोच रहा होता है कि ये बंदा अगर हमारा एलाय बन जाए तो बहुत ही एनोमस हेल्प हो जाएगी। हम देखते हैं ये पीछे पीछे दोनों भाई जायहान या फिर जो भी नाम थे इन दोनों के, ये कह रहे होते हैं क्या सच में तो ऐसी बात कर रहा है। तो वो बुढ़ो कहता है क्या ये लड़का सच में उसके जैसा ही है। तो डैनियल कहता है प्लीज। इतने में जी चैंग बहुत बुरी तरह अपनी ब्लेड निकालता और कहता है हरामजादे। लिटरली मुझे हर्ष बेनीवाल वाली याद आ गई, वो भी ऐसे ही करके गाली नहीं देता, हरामजादे। इतने में जी चैंग उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है तू सच में बहुत ही बढ़िया लड़का है, लेकिन मेरी बात सुन, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे काम है और मैं वैसे भी बहुत समय पहले मर चुका था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नो की हेल्प करनी है थोड़ी सी, तो मेरी बात समझ। लेकिन मुझे समझ आता है बच्चे तू क्या बात कर रहा है, लेकिन कभी भी बाद में कभी मैं हेल्प कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। फिर डैनियल कहता है मैं समझता हूँ। और फिर ये लोग निकल जाते हैं जिनयोंग पार्क को ढूंढने के लिए। और फिर हम देखते हैं पीछे से ये बुढ़ऊ और ये बात कर रहे होते हैं। बुढ़ऊ कहता है वो गया है यार। जी चैंग कहता है हाँ गया। फिर जी चैंग कहता है यार मेरा प्लान तो सही था कि उसको मैं बोलने वाला था असिस्टेंस के लिए, थोड़ी हेल्प के लिए, लेकिन बुढ़ऊ कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम उस ब्लड लाइन में से किसी को भी अब डेंजर में नहीं डाल सकते हैं। मतलब यार मेरे को कोई समझा दो यार, जिन्होंने चाचा है, पापा है, भाई है, काका है, लाला है, नाना है, क्या है। और फिर ये लोग बात करते हैं कि चलो सब चीजें ठीक है, अब लाइटनिंग चोई से जरा मुलाकात हो जाए। और हम देखते हैं लाइटनिंग चोई यहाँ पे बैठा है और वो कह रहा होता है क्या आप लोग रेडी हो, मैं आपको बताने वाला हूँ द डेथ ऑफ द लेजेंडरी फिस्ट, मैं आपको आपके पापा के बारे में बताने वाला हूँ। जेक किम को और इन सबको ये बात बता रहा होता है। ये बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही पता होगा जो अनसॉल्व्ड केस था, जो नेशन को बिल्कुल ऐसे हब्बा कर दिया था, वो केस आपको याद ही होगा। और तुम्हें पता है वो जो एविडेंस वगैरह थी वो सारी चीजें गायब हो गई थी, कल्प्रिट का कभी भी नहीं पता चला। और वो जो विक्टिम था ना उस अनसॉल्व्ड केस का, वो था गैब्रियोंग किम। मतलब आपके पापा मेरे बॉस मालिक, पैर छू लेता हूँ जरा, ओम नमः शिवाय। लेकिन हम पता है हमें पता चल गया था कि कल्प्रिट कौन है। लाइनमैन कहता है बॉस जेक। जेक किम कहता है शट अप लाइनमैन, कौन था सर आप मुझे जरा बताओगे। अरे इसका नाम तो जेम्स ली था, इसको हम एक वन मैन क्लब कहा करते थे, आपको बता दूं तो। इतने में ये लोग भाई भागने की कोशिश करते हैं, बट वो कहते हैं अभी मैंने सब नहीं बताया, रुको बेटा रुको, सुन तो लो मेरी बात। हमें ये भी पता चला था कि किसने उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया उस केस के। तो वो बोलते हैं किसने डिस्ट्रॉय किया, जरा हमें भी बताओ, अनसॉल्वेबल केस को किसने डिस्ट्रॉय किया। फिर ये बंदा लिटरली अपने पैर पे वो जो पैंट थी उसको उठाता और वो कहता है अरे वही बंदा जिसने मेरे पैर को काटा, उसका नाम है चार्ल्स चोई, द CEO of HNH ग्रुप। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, जितने भी प्री जनरेशन के लोग हैं और जिनके भी हाथ पैर नाक फूक कटे पड़े उन सबको चार्ल्स चोई ने मारा हो, क्या पता कुछ हो सकता है। तो लाइनमैन कहता है कोई ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर लाइटनिंग चोई कहता है गुस्सा होने की जरूरत भी है, खत्म, पुरानी बात
रात की बात गई रात गई। जेम्स ली ने मर्डर किया था बॉस गैब्रियल किम का और चार्ल्स चोई ने पीछे से सारा काम संभाला, एविडेंस को खत्म किया, जितने भी उसके गवाह थे उन सबको मारा। और इतने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उस चोर को, चार्ल्स चोई को पकड़ के रहे, लेकिन अब नहीं, हमें पता चल चुका है एक मीडिया आउटलेट जो हमारी स्टोरी सुनने के लिए राजी है। चार्ल्स चोई कभी भी इस कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड ही नहीं कर पाएगी, उसके एक्शन खत्म हो जाएंगे। तो लाइन में कहते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ है जो लिटरली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है चार्ल्स चोई को, जेम्स ली को, और वो वापस उस अनसॉल्व केस को उठा सकता है गैब्रियल किम वाले को। लाइनमैन कहता है कि कल चार्ल्स चोई खत्म होने वाला, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं बागू भाई मस्त आराम से कुछ तो पढ़ रहा होता है और ये एकदम से सोच रहा होता है कि अब कल सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब मैं देखता हूँ क्या होने वाला है। द ट्रू कल्प्रिट बिहाइंड दैट अनसॉल्व्ड केस, चार्ल्स चोई अब बाहर आने वाला है। फिर ये सोचता है पुरानी मेमोरीज बॉस गैब्रियल के साथ, जहाँ पे ड्राइवर तो पीछे मस्त बैठा है और बॉस गैब्रियल गाड़ी चला रहे होते हैं। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गैब्रियल बुरा था, फलाना धमकाना, लेकिन मुझे तो काफी अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों। और ये बंदा रोते हुए, भाई इस एज में आने के बाद भी ये बंदा रो रहा है गैब्रियल के लिए, तो मतलब कुछ तो अच्छा होगा ना उस बंदे में। और बुढ़ो जी कहते हैं कि अब आप रेस्ट इन पीस कर सकते हो, लेकिन एक आवाज आती है और ये लाइट मारता है और हम देखते हैं लाइट मारते यहाँ पे एक बंदा पहुंच चुका है और ये और कोई नहीं होता, चार्ल्स चोई होता है, जो कहता है अरे गद्दार, तू भूल चुका है कि अपने सेकंड इन कमांड की वॉइस को भी, तो आज तक तू यहाँ पे छुपा पड़ा था। मुझे समझ रहा है मैं यहाँ पे तुझे क्यों नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कोई नहीं, मुझे तू मिल चुका है। तू यहाँ बैठे बैठे सारी चीजें कर रहा था, तुझे पता है मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के साथ मिलके तुझे और आसानी से ढूंढ सकता था, लेकिन उन लोगों को अगर इन सब चीजों के बारे में पता चलता, क्योंकि टॉम ली भी भाई साहब प्री जनरेशन का बंदा है, तो उसको नहीं पता चलना चाहिए था। तो ये कहता है मुझे मिल गया है ड्राइवर बैक गन ना, आज मैं तेरे को यहीं के यहीं जान से मार दूंगा। और ये बंदा लिटरली उसके ऊपर हाथ रख के मारने वाला होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पे जी चेंग आया और उसने इसको पीछे कर दिया, लिटरली इसने चार्ल्स चोई को पीछे कर दिया। और वो कह रहा होता है हाश, मेरे को लगा ही था कोई गाड़ी फालतू की आई है अंदर, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आ सकता था आ गया। सर मेरी बात सुनो, क्या आप ठीक हो? अब आप यहाँ से भागो क्योंकि अब मैं संभालने वाला हूँ। चार्ल्स चोई कहता है जी चेंग, तो तू वही फर्स्ट जनरेशन का ब्रेट है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। बट यहाँ पे बाकुगू एक बहुत बड़ी लाइन कहता है, वो कहता है हम दोनों मिलके भी इस बंदे को नहीं हरा सकते क्योंकि ये बंदा वो इलाइट है, ये बंदा सेकंड इन कमांड है, ये बंदा चार्ल्स चोई है जो सच में सेकंड इन कमांड बना था अपने दम पे। तो जिस पे जी चैंग कहता है कि सर मुझे पता है लेकिन अभी आपको जाना चाहिए, अभी हमारे पास एविडेंस आ चुका है, आपको सिर्फ वो मेरे घर से लेना है और उसको देना है जिसको भी देना है, आप प्लीज चले जाओ, मेरे घर पे एविडेंस है, प्लीज जाओ। मीनवाइल मैं इस बंदे को हैंडल करता हूँ सरकार। जी चैंग कह रहा होता है जो उस टाइम मैं यूज नहीं कर पाया वो मैं अब पक्का यूज करूंगा। और यहाँ पर फिर चार्ल्स चोई कहता है कि जी चैंग वॉक तो मैंने ज्यादा सुना नहीं, लेकिन मैंने एक नाम सुना है, द व्हाइट वाइपर ऑफ सियोल। मुझे पता है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा सकता है? तू एक बेबी स्नेक है और एक बेबी स्नेक एक टाइगर को कैसे बाइट करेगा? ओ भाई साहब, इलाइट अपने टाइम में बहुत ही हैंडसम हुआ करता था अगर आप लोग सोच के देखो तो। और यहाँ पे इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, चार्ल्स चोई इलाइट, सेकंड इन कमांड, प्री जनरेशन, गैब्रियल किम, फिस्ट गैंग, ओ भाई साहब। और इसी के साथ ये वाली वीडियो में कर देता हूँ यहीं पे एंड। और इस चीज का एक बहुत ही पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि मेरे को लानी है सैटरडे को एक वीडियो, और वो वीडियो तभी आ सकती है जब अगली वाली वीडियो 1 घंटे की। और मुझे लगता है कि अगर 4-5 एपिसोड होंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना, इसलिए गाइस जस्ट वेट एंड वॉच, अगली वाली वीडियो होने वाली है बहुत भयंकर, क्योंकि हमें पता चलने वाला है क्या चार्ल्स चोई हरा पाएगा जी चैंग को या फिर जी चैंग रोक पाएगा चार्ल्स चोई को। अगर आप लोगों को वो सब देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को अभी के अभी ऑन कर दो, ऑल कर दो, और इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो। और भाई साहब रस्ट मानवा को देखना मत भूलना। और मैंने राइट नाउ कोस्टिज्म का एपिसोड भी अपलोड किया है, वो जाके भी प्लीज एक बार चेकआउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।